हाय फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, जो हमारी बुक समरी चल रही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हॉजल, उसके चैप्टर 11 की है। हम आधी किताब का सफ़र तय कर चुके हैं। चैप्टर 11 में फ्रेंड्स मॉर्गन यहाँ समझाते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन कभी रैशनल नहीं हो सकते, हमें हमेशा रैशनल नहीं हो सकते, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हम इंसान इमोशन वाले जीव हैं। लॉजिक यानी रैशनैलिटी डिसीजंस हमेशा प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, बट रीजनेबल डिसीजंस हमेशा प्रैक्टिकल होते हैं। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं समझाना चाहूँ तो इमरजेंसी फंड रखना लॉजिकल नहीं है, लेकिन इमोशनल सिक्योरिटी तो बिल्कुल उसी इमरजेंसी फंड से मिलती है। लोन को जल्दी खत्म करना ज्यादातर मैथमेटिकली गलत साबित होता है, लेकिन साइकोलॉजिकली बिल्कुल सही है। You don't need perfect logic, you need decision that help you sleep peacefully. तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अब अपने इस चैप्टर को शुरू। चैप्टर का टाइटल है रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। फ्रेंड्स, मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में एक काउंटर इंट्यूटिव प्रिंसिपल को समझाते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन वो नहीं होते जो प्योरली रैशनल हो। फाइनेंशियल डिसीजन वो होते हैं जो इंसान प्रैक्टिकली रीजनेबल तरीके से कर सकता है। यानी परफेक्ट लॉजिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कंफर्ट और इमोशनल सस्टेनेबिलिटी है। चलिए इस बात को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रैशनल और रीजनेबल का बेसिक डिफरेंस क्या है? फ्रेंड्स, रैशनल मतलब लॉजिकल, तर्कसंगत, जीरो इमोशंस, प्योर मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजंस। हमारे पैसों की यूटिलिटी मैक्सिमाइज होनी चाहिए। कोल्ड लॉजिक, एक तरह से रोबोट की तरह सोचना। वहीं दूसरी तरफ रीजनेबल यानी व्यवहारिक, ये क्या है? ह्यूमन इमोशंस को एक्सेप्ट करना, कंफर्ट और सेफ्टी को वैल्यू देना, फैमिली सिचुएशन, माइंडसेट, डर, गोल सबको कंसीडर करके चलना। लॉन्ग टर्म तक टिकने वाला डिसीजन, ऐसा डिसीजन जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सके। मॉर्गन यहाँ कहते हैं फाइनेंस इज नॉट फिजिक्स, इट्स साइकोलॉजी। इसलिए रैशनल थियोरेटिकल परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में रीजनेबिलिटी ही टिकाऊ होती है। रैशनल फाइनेंशियल डिसीजन ज़्यादातर फेल क्यों होते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, इंसान रियल है, उनका डर रियल है, उनका लालच वो भी रियल है। रिस्क से अनकंफर्टेबल होते हैं हम लोग, लॉस को ज़्यादा फील करते हैं और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा सोचते भी हैं। अगर कोई फार्मूला लॉजिकली परफेक्ट है लेकिन आप उसे फॉलो ही ना कर सके तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, 100% इक्विटी में पैसा रखना मैथमेटिकली बेस्ट डिसीजन है, लेकिन हर इंसान 5 से 6 साल की गिरावट, क्रैश को टॉलरेट नहीं कर सकता तो निकल जाएगा। तो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या बनाते हैं कि 90% तो पैसा स्टॉक में डाल दो, 10% पैसा बॉन्ड में डाल दो। लेकिन अगर आप रात को सो ही ना पाए तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मॉर्गन यहाँ कहते हैं अ प्लान इज ओनली गुड इफ रियलिस्टिकली वर्क्स इन योर बेड टाइम्स। पर्सनल फाइनेंस मतलब पर्सनल साइकोलॉजी। हर इंसान की लाइफ और कंडीशंस अलग अलग होती हैं। सबकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, इनकम अनसर्टेनिटी अलग है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सबकी अलग है। अब चूंकि हम भारतीय हैं तो कल्चर को बहुत समझते हैं, हर इंसान का कल्चर अलग है, तो उसके फाइनेंशियल डिसीजन भी वहाँ से प्रभावित होते हैं। मेंटल कंफर्ट, पास्ट एक्सपीरियंसेस, फाइनेंशियल ट्रॉमा, रीजनल मार्केट कंडीशंस और जॉब सिक्योरिटी, हर किसी के लिए रीजनेबल अलग हो सकता है। मॉर्गन यहाँ कहते हैं कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं होता। मनी डिसीजंस आर ऑलवेज पर्सनल। थियोरेटिकली रैशनैलिटी कहाँ काम करती है? सिर्फ एमबीए क्लासरूम्स में, लेकिन रियल लाइफ में पर्सनल साइकोलॉजी सबसे बड़ा फैक्टर आता है। उदाहरण के लिए, पेइंग ऑफ डेप्ट अर्ली, रैशनैलिटी क्या कहेगी? अगर आपका जो लोन चल रहा है वो 5% इंटरेस्ट वाला है, लेकिन आप जब निफ्टी में पैसा लगाते हैं, इंडेक्सेस में पैसा लगाते हैं, तो हाँ आपको 10 से 11% कमा सकते हैं। तो मैथमेटिकली इन्वेस्टिंग बेटर है अपने कर्जे उतारने से। लेकिन जब हम रीजनेबल रियलिस्टिक होते हैं तो क्या होता है? उस कर्जे का खत्म होने का जो स्ट्रेस है वो भी तो कम करना है हमको। अपने ऊपर साइकोलॉजिकल लोड हटाना है, इमोशनल शांति लेनी है, मंथली टेंशन खत्म करनी है, रिस्क से बचना है। ये सब इंटरेस्ट डिफरेंस से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉर्गन यहाँ कहते हैं बीइंग डेप्ट फ्री इज एन इमोशनल रिटर्न, नॉट अ मैथमेटिकल वन।
and emotions matter more than spreadsheets. Loss aversion is a reasonable behavior. फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज विनिंग साइकोलॉजी बताती है कि हम लोग लॉसेस को 2 से 3 गुना ज़्यादा महसूस करते हैं। मतलब सीधा सा एक ही है कि हमें 1 लाख रुपए कमाने में वो मज़ा नहीं आएगा, वो आनंद नहीं मिलेगा जितना हमें 1 लाख रुपए खोने में दुख होगा। इसलिए कंजर्वेटिव होकर चलना, कुछ रिस्क अवॉइड करना, इंश्योरेंस लेना, इमरजेंसी फंड्स रखना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, कैश बफर रखना, ये सब रैशनली इम्परफेक्ट लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये परफेक्ट कंडीशन है। वाई मैथमेटिकली ऑप्टिमल मीन्स डेंजरस। मॉर्गन यहाँ कहते हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज ऑफन फेल बिकॉज दे डिमांड परफेक्शन फ्रॉम imperfect humans. Example, 100% इक्विटी पोर्टफोलियो मैथमेटिकली बेस्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है एक आम इंसान के लिए। जब भी मार्केट क्रैश होगी, सेलिंग आएगी आएगी, आप पैनिक में सेल करोगे। बाइंग ओनली अंडरवैल्यूड स्टॉक थ्योरेटिकली परफेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचें, महीनों का सालों तक का इंतजार, नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने पड़ते हैं। भारतीय संदर्भ में कहूँ तो अभी कुछ समय एक सुजुलॉन का स्टॉक था, पता नहीं कितने सालों से बेचारा वो एक जगह पड़ा हुआ था और फिर अचानक भागना शुरू किया। जिसने कभी सही समय पर इन्वेस्ट कर दिया, आज वो 10 गुना 20 गुना रिटर्न देख रहा है। बाकी सब लोग बस ठीक है, लेकिन इतनी समय तक उसने धैर्य भी तो रखा उस इन्वेस्टमेंट के साथ। एवरेज इन्वेस्टर सस्टेन नहीं करता। टाइमिंग द मार्केट, रैशनल मॉडल्स कहते हैं पॉसिबल है। ह्यूमन हम ह्यूमन इमोशंस बीच में आकर सब गड़बड़ कर देते हैं। सेविंग मनी इज एक्चुअली रीजनेबल, नॉट रैशनल। फ्रेंड्स, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि सेविंग हमारे लिए, हम इंसानों के लिए एक सुपर हीरो है। यहाँ वो एक्सप्लेन करते हैं कि सेविंग करना कोई रैशनल फार्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि सेविंग पर रिटर्न क्या आपको मिलना है, जीरो। लेकिन सेविंग एक बिहेवियरल डिसीजन है। कोई कहता है यार मैं 30% तक बचा लेता हूँ, तो कोई कहता है मैं 10%, कोई कहता है यार पैसा ही नहीं बचता, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग होते हैं जो 70% तक बचा लेते हैं। ये प्योरली इनकम साइकोलॉजी और लाइफस्टाइल चॉइसेस और फियर ऑफ फ्यूचर पर चलता है। इसलिए सेविंग का मतलब प्रैक्टिकल प्लस पर्सनल प्लस इमोशनली ड्रिवन प्लस फ्लेक्सिबल। रीजनेबल इन्वेस्टिंग कैसे दिखता है? फ्रेंड्स, मॉर्गन एक सिंपल फ्रेमवर्क देते हैं। इन्वेस्ट इन थिंग्स यू अंडरस्टैंड। सीधी सी बात है। आपको बिटकॉइन समझ में नहीं आते, मत लो। म्यूचुअल फंड समझ में आते हैं तो वही लो। डाइवर्सिफाई हैविली। प्योर रैशनल मॉडल क्या कहेगा कि कंसंट्रेट करो कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पर, लेकिन आपकी रीजनेबिलिटी क्या कहती है? लॉन्ग टर्म पीस ज़्यादा मायने रखता है, तो डाइवर्सिफाई करके रखो। अवॉइड रिग्रेट। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है। ये मतलब फाइनेंस में ही नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी रिग्रेट इज रियल। आप अपने लिए कोई ऐसे डिसीजन ना लें जहां बाद में आप खुद को ही ब्लेम करें। कीप सम कैश। फ्रेंड्स, मैथमेटिकली क्या रिटर्न घटिया बना है ही नहीं, रिटर्न ही नहीं है, लेकिन इमोशनली आप अपने आप को एक बफर, मतलब एक सिक्योरिटी के साथ उस समय फील करेंगे। फोकस ऑन सर्वाइवल। रीजनेबल लोग कहते हैं कि पहले तो वेल्थ को बचाओ और फिर उसके बाद उसे ग्रो करना शुरू करो। मतलब थोड़ा बहुत कैश तो आपके हाथ में होना चाहिए। द गोल, मनी डिसीजन दैट यू कैन लिव विद। मॉर्गन कहते हैं कि फाइनेंस में मेन गोल परफेक्शन नहीं होता। गोल ये होता है कि आप रात को आराम से सो सकें, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो, आपकी फैमिली सेफ रहे, आप पैनिक में गलत डिसीजन ना ले, और सबसे बड़ी बात, आप लॉन्ग टर्म में टिके रहें। अ गुड फाइनेंशियल प्लान इज वन यू विल स्टिक विद, not one that's theoretically perfect. Why emotion should guide money decisions? Friends, we are humans, not mathematical machines. मॉर्गन बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि मनी डिसीजंस में इमोशंस को सप्रेस करना गलत है। इमोशंस कौन से? डर, लालच, कंफर्ट, सिक्योरिटी, रिलेशनशिप्स, कैरियर स्टेबिलिटी, सोशल प्रेशर, गिल्ट, रिग्रेट, फ्रीडम। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें रियल है। इनको इग्नोर करके प्योर लॉजिक से डिसीजन लेना, फ्यूचर रिग्रेट और पैनिक के लिए आप तैयार रहिए। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल है, आपने एक घर खरीदा। अब रैशनल आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा? बहुत से बुद्धिमान लोग कई बार आर्ग्यू भी करते हैं इस बारे में कि यार रेंट बहुत सस्ता पड़ता है। दिल्ली में भी अगर आप कहीं रेंट पे लेंगे तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का आई थिंक 3 से 4% सालाना रिटर्न जाता है।
तो रेंट तो सस्ता ही पड़ता है ऑब्वियस है। मार्केट रिटर्न ज़्यादा है, घर इतने महंगे हो चुके हैं, ईएमआई पर घर लेंगे तो आपकी सेविंग सारी ईएमआई में घुस जाएगी। लेकिन रीजनेबल आर्गुमेंट क्या है? भाई फैमिली स्टेबिलिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, और हम भारतीय, हम ज़मीन से ज़्यादा थोड़ा लगाव रखते हैं। फ्यूचर सर्टेनिटी, प्राइड ऑफ ओनरशिप, सोशल एक्सेप्टेंस, और सबसे बड़ी बात कि बच्चों को रोजाना स्कूल बदलने की टेंशन से खत्म हो जाते हैं। कंट्रोल योर ओन एनवायरमेंट। घर खरीदना इरेशनल दिख सकता है, लेकिन करोड़ों अरबों लोगों के लिए ये रीजनेबल और इमोशनली करेक्ट डिसीजन है। एक और उदाहरण है, कीपिंग मनी इन एफडी, या अपने पास कैश रखें। रैशनल क्या कहेंगे, यार एफडी में लगा दो, कम से कम 6% का रिटर्न है, या फिर एक काम करो स्टॉक्स में लगा दो, 10% का रिटर्न आता है। एफडी थोड़ा हल्का पड़ती है लेकिन सेफ है। और रीजनेबल आदमी क्या कहेगा, वो कहेगा भाई लिक्विडिटी थोड़ी हाथ में रखो इमरजेंसी नीड्स के लिए, रिस्क यहाँ इस पॉइंट पर कम लो, शांति से सो, पैनिक को अवॉइड करो, और शॉर्ट टर्म गोल्स पर ज़्यादा थोड़ा फोकस रहता है। तो इसका मतलब हैविंग सम मनी इन लो रिटर्न एसेट्स इज 100% रीजनेबल। वाई मोस्ट स्मार्ट इन्वेस्टर्स आर्ट प्योरली रैशनल। फ्रेंड्स, चाहे वॉरेन बफेट हो, चार्ली मंगर हो, या हॉवर्ड मार्क्स हो, सब कहते हैं इमोशंस को समझो, कंफर्ट जोन में रहो, टू मच स्ट्रेस बचो इस चीज से, लॉन्ग टर्म में टिके रहो, मार्केट वोलेटिलिटी के साथ खड़े रहो। दिस इज नॉट रैशनल, दिस इज रीजनेबल। बिहेवियर हमेशा बड़ा होता है इंटेलिजेंस से। मॉर्गन यहाँ दोबारा याद दिलाते हैं, योर बिहेवियर विद मनी विल मैटर मोर देन योर मैथमेटिकल स्किल्स। रीजनेबल बिहेवियर क्या रहता है? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट, कंजर्वेटिव, लॉन्ग टर्म, इमोशनली स्टेबल। वहीं रैशनल बिहेवियर क्या कहेगा? मैक्सिमम रिटर्न, नो इमोशंस, परफेक्ट टाइमिंग, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। लेकिन लॉन्ग टर्म में कौन जीतेगा? याद रखना, लॉन्ग टर्म में हमेशा रीजनेबल जीतेगा। फाइनल इंसाइट, रीजनेबल मीन्स सस्टेनेबल। मॉर्गन का यहाँ कोर मैसेज है, रैशनल डिसीजंस फ्रेजाइल होते हैं, वही रीजनेबल डिसीजंस ड्यूरेबल होते हैं। रैशनल डिसीजंस कैन ब्रेक अंडर स्ट्रेस, वही रीजनेबल डिसीजंस अडेप्ट विद योर रियल लाइफ। दस रीजनेबल लार्जर देन रैशनल। चैप्टर 12 की है। ये बात तो हम सभी मानते हैं कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है और हिस्ट्री मिसलीडिंग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में जो हुआ है सिर्फ वो दिखाती है, जो आगे जाकर हो सकता है हिस्ट्री उसे नहीं बता सकती। इन्वेस्टर ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा भविष्य हमारे पास्ट जैसा ही होने वाला है, लेकिन रियलिटी हमेशा सरप्राइजेस से भरी होती है। पॉलिटिकल शिफ्ट्स, पेंडेमिक, वॉर्स, क्रैशेज। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से हम क्या सीखेंगे? एक्सपेक्ट सरप्राइजेस, प्लान फ्लेक्सिबल, और ओवर कॉन्फिडेंस को अवॉइड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं चैप्टर 12 को शुरू, सरप्राइजेस। फ्रेंड्स, मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में एक बहुत ही फंडामेंटल सच्चाई बताते हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सरप्राइजिंग इवेंट, और फ्यूचर भी इस तरह से सरप्राइजेस से ही भरा रहने वाला है। इसका क्या मतलब है? हम फ्यूचर को पास्ट के पैटर्न से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत में हिस्ट्री खुद अनगिनत अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का आउटकम है। इसलिए फ्यूचर हमेशा चौंकाने वाला ही रहने वाला है। इस पूरे चैप्टर का बेसिक आइडिया यही है कि ह्यूमन अंडर एस्टिमेट सरप्राइजेस, जबकि दुनिया में हर बड़ा चेंज सरप्राइज से ही आता है। दुनिया सरप्राइजेस से चलती है, लेकिन इंसान पैटर्न ढूंढता है। मॉर्गन कहते हैं कि हम ह्यूमंस साइकोलॉजिकल सर्टिनिटी चाहते हैं, इमोशनली कंफर्ट चाहते हैं, ताकि ऐसा रहे कि जैसा आज है ऐसा ही हमारा आने वाला कल होने वाला है। इसलिए हम पास्ट ट्रेंड्स को देखकर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया सरप्राइज ड्रिवन है, और मोस्ट मीनिंगफुल इवेंट्स ऐसे ही होते हैं जिन्हें कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाता। उदाहरण के लिए 9/11, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, चूंकि अमेरिकन हाउसर ने ये बुक पूरी अमेरिकन बैकग्राउंड को देखते लिखी हुई है, तो भारत में हम अपने तरीके से बहुत चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक, इंटरनेट रेवोल्यूशन, स्मार्टफोन्स का एक्सप्लोजन, यूएसएसआर कोलैप्स, और वर्तमान में एआई एक्सप्लोजन। अगर आप सोचे तो इन मेजर ग्लोबल इवेंट्स को 90-95% लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, फिर भी इन्होंने दुनिया बदल कर रख दी। हिस्ट्री का पर्पस टेक नहीं, शॉक करना चाहिए।
फ्रेंड्स, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हिस्ट्री इज नॉट द मैप, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ सरप्राइजेस। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ये सोचकर कि हम इससे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकेंगे और हमें यही पैटर्न दोबारा देखने को मिलेगा। हमें जो पहले को जो कुछ हुआ है उससे हमें सीखने को मिलेगा, लेकिन असल में हिस्ट्री सीखने का सही तरीका सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि ये समझना कि क्यों हुआ था और यह कितना अनप्रिडिक्टेबल था। इंसान हिस्ट्री को लीनियर प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करता है, लेकिन हिस्ट्री नॉन लीनियर, रैंडम और कायोटिक होती है। इसलिए सरप्राइज चैप्टर मतलब प्रेजेंट चैप्टर आपको ये सिखाता है कि प्रिडिक्शंस पर ज्यादा भरोसा मत करो, अनसर्टिनिटी को एक्सेप्ट करो और फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस अपने अंदर बिल्ड करो। पास्ट इवेंट अनएक्सप्लेन्ड क्यों लगते हैं? क्योंकि हम उन्हें आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हाउसल बताते हैं कि कोई भी घटना प्रेजेंट में chaotic लगती है, लेकिन जैसे ही वो घटना हिस्ट्री बन जाती है तो हमें सडनली एक्सप्लेनेबल लगने लगती है। मॉर्गन इसे हाइंडसाइट बायस कहते हैं कि अब तो ऑब्वियस लगता है कि ऐसा ही कुछ हुआ था। जैसे अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से 2008 के क्राइसिस के बाद सब एनालिस्ट बोले ये तो होता ही है, ये तो सब पहले से दिखाई दे रहा था। आज भी अगर आप इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर या टीवी प्रोग्राम्स देखेंगे और कोई भी मार्केट सडन फॉल होगा या सडन राइज होगा, तो उस पर जितने भी एनालिस्ट है वो सब यही बोलेंगे तो हमें भी पता था, ये तो हमें पता था। लेकिन होता क्या है, असलियत में पता किसी को कुछ नहीं होता। कोई भी आदमी जेन्युइनली प्रिपेयर्ड होता ही नहीं है उस इवेंट के लिए। इसलिए मॉर्गन कहते हैं हम हिस्ट्री को से गलत लेसन सीखते हैं, क्योंकि हम कैओस के बाद भी उसमें लॉजिक बना देते हैं। फ्यूचर सरप्राइजेज का असली रिस्क वो रिस्क है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। मॉर्गन हाउसल यहाँ बताते हैं कि मार्केट उन चीजों से क्रैश होती है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा होता। लड़ाई वहीं शुरू होती है जहां लीस्ट एक्सपेक्टेड होती है, और टेक्नोलॉजी वहीं बड़ा बदलाव लाती है जहां लोग लीस्ट प्रिपेयर्ड होते हैं। इवन सेम इस तरह से इन्वेस्टिंग में भी है। द मोस्ट डेंजरस रिस्क वो जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। इसलिए वॉरेन बफेट यहाँ कहते हैं रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन हाउसल यहाँ एक लाइन और ऐड कर देते हैं, रिस्क ऑल्सो कम्स फ्रॉम द थिंग यू कैन नॉट इवन इमेजिन। वाई सरप्राइजेज मैटर सो मच इन इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में 100 में से 97 दिन लगभग नॉर्मल रहते हैं, लेकिन सिर्फ 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें या तो मैसिव लॉस होगा या मैसिव गेन होगा। और यही 3 या 4 दिन एक्सट्रीम डेज वो होते हैं जो आपकी लाइफ टाइम रिटर्न्स को डिफाइन करते हैं। यही रीजन है कि लोग बुल मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंट पड़ जाते हैं और जब मार्केट क्रैश होता है तो सदमे में बैठ जाते हैं, क्योंकि क्रैशेस और बूम्स दोनों ही सरप्राइजेज होते हैं। बोथ आर इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, इसलिए प्रिडिक्ट करना हमेशा डेंजरस होगा। प्रिपेयर रहना आपकी ताकत बन सकती है, और फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी आपको बनाए रख अपने लिए आप एसेंशियल नीड मानकर चलें। ह्यूमन नेचर इटसेल्फ इज अ सरप्राइज बाय नेचर। फ्रेंड्स, मॉर्गन यहाँ एक बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि हम इंसानों के पास जो हमारा ब्रेन है यानी हार्डवेयर है, ये 2 लाख साल पुराना है। और इस 2 लाख साल पुराने हार्डवेयर से हम आज की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं जो पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, और कॉम्प्लेक्सिटी भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। इंफॉर्मेशन स्पीड पागल कर देने वाली है। इसलिए सरप्राइज होना नेचुरल है, क्योंकि दिमाग इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल नहीं कर सकता। हम सिंपल कॉज एंड इफेक्ट सोचते हैं, लेकिन दुनिया कॉज इफेक्ट का पूरा एक चेन से बनी हुई है। इसलिए फ्यूचर में सरप्राइजेस और बढ़ेंगे, ये घटने वाले नहीं है। हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स अनप्लैन्ड थे या अनएक्सपेक्टेड थे। मॉर्गन यहाँ बताते हैं कि अगर आप हिस्ट्री के टॉप 50 इवेंट्स कह सकते हैं कि लाइफ चेंजिंग इनोवेशंस, अगर इन सब चीज़ों की लिस्ट बनाकर देखें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, एरोप्लेन्स, एंटीबायोटिक्स, इंटरनेट, न्यूक्लियर पावर, क्रेडिट कार्ड, स्मार्टफोन्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एआई रेवोल्यूशन, मतलब इस तरह की पूरी एक लिस्ट बनाकर देखें तो इसमें से 80% से ज़्यादा आपको या तो एक्सीडेंट्स मिलेंगे या अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज मिलेंगी। मतलब दुनिया अनप्लैन्ड सक्सेस से चलती है, नॉट बाय परफेक्ट प्लानिंग। प्रिडिक्टेबिलिटी का इल्यूजन, इंसान सोचता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। हम इंसानों को क्या पसंद है? सर्टेनिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, कंट्रोल एंड ऑर्डर।
लेकिन असली दुनिया ऐसे नहीं चलती, वो पूरी तरह से अनसर्टेन है, अनप्रडिक्टेबल है, रैंडम है और कैओटिक है। और इस मिसमैच को मानसिक समस्या कहते हैं, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इस इल्यूजन का अफेक्ट इन्वेस्टिंग में फ्रेंड्स बहुत बड़ा है। लोग बिलीफ के आधार पर प्रिडिक्ट करते हैं, मार्केट साइकोलॉजी डायनेमिक्स को इग्नोर करते हैं, लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मॉर्गन यहाँ पर कहते हैं, रियल रिस्क इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर यू थिंक यू हैव थॉट ऑफ एवरीथिंग। जब आप सोच लेते हैं कि मैंने सब कुछ सोच लिया है, लेकिन असली रिस्क वहीं से शुरू होता है जो कुछ आपने नहीं सोचा होता। कैसे प्रिपेयर रहें जब दुनिया सरप्राइज से भरी हो। फ्रेंड्स, मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में कुछ लेसन्स बताते हैं। लेसन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेफ्टी मार्जिन रखें, ऑलवेज कीप इट। फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए सेफ्टी मार्जिन कंपलसरी है। इमरजेंसी फंड्स, ओवर सेविंग, मॉडरेट लाइफस्टाइल, लेस डेप्थ, स्टेबल एक्सपेंसेस, डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि सरप्राइजेस कभी भी आ सकते हैं। लेसन नंबर 2, प्लान नहीं रेंज सोचो, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। प्लान को कभी रिजिट मत बनाओ, वो फेल होगा ही होगा कि मैं 100 मैं यहाँ 100 रुपये में बाहर निकलूंगा, नहीं। आपको वहाँ एक रेंज देनी पड़ेगी। आपको क्या करना चाहिए, प्रिपेयर फॉर मल्टीपल आउटकम, आइदर लॉस और पॉजिटिव। एक्सपेक्ट वोलेटिलिटी, एक्सपेक्ट गुड और बैड बोथ। लेसन नंबर 3, प्रिडिक्ट नहीं अडेप्ट करिए। फ्रेंड्स, हमेशा शेयर कभी गिरता है, कभी वापस उठता है। ठीक इसी तरह से हम इंसान भी कभी गिरते हैं और फिर उसके बाद एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। मॉर्गन की सलाह यही है कि रिजिड कभी मत रहो, अडेप्टेबल बनो। लेसन नंबर 4, लॉन्ग टर्म ही आपका एकमात्र डिफेंस है अगेंस्ट सरप्राइजेस। शॉर्ट टर्म अनप्रिडिक्टेबल है, ये हम सभी लोग मानते हैं। लॉन्ग टर्म जनरली अपवर्ड मिलता है। ऐसा क्यों है? यहाँ हाउसल एक बड़ा अच्छा इक्वेशन देते हैं, इनोवेशन ग्रेटर देन डिस्ट्रक्शन, दैट इज ग्रेटर देन ग्रोथ, एंड दैट इज ग्रेटर देन डिक्लाइन, कंपाउंडिंग दैट इज ग्रेटर देन टेम्परेरी डैमेज। इसलिए लॉन्ग टर्म माइंडसेट ही रियल शील्ड है आपके सरप्राइजेस के अगेंस्ट। इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल, फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट सरप्राइजेस, फियर नॉट गोइंग व्हाट विल हैपन, बट बी रेडी फॉर एनीथिंग। प्रिडिक्शन की कोशिश तो अब तो खैर करना ही बेकार है। सरप्राइजेस को एक्सेप्ट करिए, अनसर्टेनिटी के साथ डिस्कम्फर्ट को डेवलप कीजिए। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की सबसे बड़ी स्किल है। अगर मैं इस पूरे चैप्टर का एक कोर मैसेज सिंगल लाइन बोलूं तो द बिगेस्ट रिस्क इन फाइनेंस इज बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल लुक लाइक पास्ट। चैप्टर 13 की है। इससे पहले मैं आज अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको बताता चलूं, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बोल देता हूं। फ्रेंड्स, ये जो पूरी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये चैप्टर वाइज बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अगर आप कोई चैप्टर एक मतलब कोई भी वीडियो अगर पहले देख लेंगे तो उससे पहले वाले देखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो आप देखेंगे वो सेल्फ सफिशिएंट अपने आप में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब अपने चैप्टर पर, द रूम फॉर एरर। फ्रेंड्स, हर फाइनेंशियल प्लान में मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए, क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, कर्जा ना के बराबर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपेंसेस हमेशा लो साइड पर रखने चाहिए, और कंजर्वेटिव प्लानिंग हमेशा रखनी चाहिए। एरर मार्जिन रखकर ही वेल्थ को सुरक्षित रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल बताते हैं, जो इन्वेस्टिंग, बिजनेस, लाइफ, रिलेशनशिप हर जगह लागू होता है। सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस, एंड सर्वाइवल्स कम ओनली फ्रॉम कीपिंग रूम ऑफ एरर। मतलब चाहे स्ट्रेटजी कितनी भी स्मार्ट हो, चाहे कैलकुलेशन कितनी भी परफेक्ट हो, चाहे कॉन्फिडेंस आपका कितना भी हाई हो, अगर उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है तो एक छोटी सी गलती आपकी पूरे सफ़र को ख़त्म कर सकती है। इसलिए सफल लोग वो नहीं होते जो हमेशा राइट डिसीजन लेते हैं, बल्कि वो होते हैं जो गलत होने पर भी गेम से बाहर नहीं निकलते। रूम फॉर एरर मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट एंश्योर्स सेफ्टी बफर। फ्रेंड्स, मॉर्गन यहाँ कहते हैं कि दुनिया कॉम्प्लिकेटेड है, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट इरेशनल है, ह्यूमन माइंड फ्रेजाइल है। इसलिए कोई भी प्लान 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। रूम फॉर एरर सिंपली मीन्स अपने एस्टिमेशन में एक्स्ट्रा सेफ्टी रखो।
प्लान में कुशन होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक नहीं, कंजर्वेटिव अजम्पशंस करना जरूरी है। अगर गलत भी हो जाए तो फर्दर आप सरवाइव कर सकें। दिस इज नॉट पेसिज्म, नेगेटिविटी नहीं है, ये मैच्योरिटी है। वाई सर्वाइवल मैटर मोर देन रिटर्न्स। मॉर्गन हाउसल कहते हैं इफ यू डोंट सर्वाइव नथिंग एल्स मैटर। अगर आप मार्केट में ही नहीं है तो करोगे क्या। मार्केट में लोग हाई रिटर्न की बात करते हैं, लेकिन कोई भी हाई रिटर्न तभी काम आएगा जब आप मार्केट में एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप खत्म हो चुका पैसा तो फिर आप करोगे क्या उसमें। सर्वाइव करके लॉन्ग टर्म में आप खेल में बने रह सकते हैं। एग्जाम्पल, कोई 3 साल तक 50% रिटर्न कमाता है, लेकिन चौथे साल में ही एक गलत दाव पड़ गया, सारा पोर्टफोलियो खत्म। क्या करोगे आप। रिजल्ट, आज से पहले के सारे गेन्स खत्म हो गए। इसलिए वॉरेन बफेट दो रूल बताते हैं। नेवर लूज मनी, पहला रूल। दूसरा रूल, नेवर फॉरगेट, रूल नंबर 1। तो एक्चुअली नेवर लूज मनी नहीं कहते, वे कहते हैं डोंट टेक रिस्क दैट कैन वाइप आउट यू। यही रूम फॉर एरर का कोर कंसेप्ट है। वाई पीपल फेल, बिकॉज दे अज्यूम एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। ज़्यादातर लोग ऐसे ही प्लान बनाते हैं, ऐसा होगा तो मैं ये कर लूँगा, ऐसा होगा तो मैं ये रिजल्ट बना लूँगा, मार्केट यहाँ जाएगा तो इनकम यहाँ रहेगी, खर्चे इतने ही रहेंगे, सैलरी में हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन वास्तविक दुनिया में क्या होता है, नौकरी जा भी सकती है, मार्केट सडन क्रैश हो सकता है, इन्फ्लेशन कई बार बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि भारत के अंदर 2004 5 6 7 वाला वो दौर था जिसमें इन्फ्लेशन ऐसे भागा था, समझ में नहीं आता हुआ क्या था। मॉर्गन कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग फॉर द प्लान नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान, यानी कंटेंजेंसी प्लानिंग। रूम फॉर एरर इज नॉट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इट इज रिस्पेक्ट फॉर रियलिटी। लोग ज़्यादातर इस बात में कंफ्यूज रहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब डर है, एक्स्ट्रा सेविंग का मतलब ओवर थिंकिंग है, लो रिस्क अप्रोच मतलब आपके अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। रूम ऑफ एरर का मतलब है रियलिस्टिक होना, भविष्य का रिस्पेक्ट करना, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना, ईगो लेस प्लानिंग करना। यही मैच्योरिटी का सिग्नल है, ये कोई कमजोरी नहीं है। 3 डोमेन्स वेयर रूम ऑफ एरर इज एसेंशियल। मॉर्गन यहाँ 3 डोमेन्स बताते हैं जहाँ सेफ्टी बफर कंपलसरी है। सबसे पहला तो फाइनेंशियल प्लानिंग ही है, दूसरा इन्वेस्टिंग और तीसरा डिसीजन मेकिंग। फ्रेंड्स, तीनों को एक एक कर समझते हैं। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग में एरर ऑफ मार्जिन बहुत क्रूशियल है। आपके पास हमेशा इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6 से 12 महीने का। मोर सेविंग देन रिक्वायर्ड, अंडर एस्टिमेटिंग future returns, overestimating future expenses, less debt, lower lifestyle inflation, conservative assets location। इसकी वजह क्या है। स्मॉल मिस्टेक इन फाइनेंस कैन डिस्ट्रॉय डेकेड्स ऑफ प्रोग्रेस। दूसरे पर चलते हैं, इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, स्टॉक्स, मार्केट, इकोनॉमी, कुछ भी गारंटी नहीं है। रूम फॉर एरर इन इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, डाइवर्सिफाई रहो, डोंट प्रिडिक्ट, कीप कैश, avoid extreme leverage, buy only what you can hold long term, avoid timing the market कि इतने दिन में मेरा इतना हो जाएगा, नहीं हो सकता। क्योंकि you don't need to make brilliant decision, you need to avoid the terrible ones। डिसीजन मेकिंग, फ्रेंड्स, ये तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन स्मार्टेस्ट पीपल मिसकैलकुलेट करते हैं, मिसजज करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं और सिग्नल्स को मिस करते हैं। अगर आपके डिसीजन में एरर मार्जिन नहीं है तो आपकी छोटी सी गलती से आप कोलैप्स हो सकते हैं। इसलिए हर डिसीजन में 15 से 20% का बफर आपको रखना चाहिए। वाई रूम फॉर एरर इज इंपॉर्टेंट, इवन इफ थिंग यूजुअली गो राइट। मोस्ट डेज नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ दिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो तबाही लेकर आते हैं। तो कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। एग्जाम्पल, एक बैड इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ा लोन, एक रिस्की पार्टनरशिप, इन एक अनचेक्ड मेडिकल इश्यू और एक मार्केट क्रैश। इफ यू डोंट हैव मार्जिन फॉर मिस्टेक तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन। इफ यू हैव मार्जिन फॉर मिस्टेक्स आप सरवाइव कर जाएंगे। हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन, सर्वाइवल ग्रेटर देन परफेक्शन। मॉर्गन यहाँ कहते हैं कि दुनिया के सबसे ग्रेट कंपनीज, चाहे एप्पल, गूगल, अमेजोन, फेसबुक, टेस्ला, इन सभी ने कभी ना कभी नहीं, अनगिनत गलतियां की हैं,
लेकिन वो सरवाइव कर गई। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन होती है, दे स्टे इन द गेम लॉन्ग इनफ। लॉन्ग इनफ कंपाउंडिंग वर्क्स, लॉन्ग इनफ मिस्टेक्स एब्जॉर्व हो जाती हैं, लॉन्ग इनफ सर्वाइवल टर्न्स इनटू सक्सेस। द बिग साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड द रूम फॉर एरर, ह्यूमन ईगो नेचुरली कहता है आई नो व्हाट विल हैपन, दिस टाइम आई एम डिफरेंट। मैं स्मार्ट हूँ, मेरे साथ गलत नहीं होगा, मैं रिस्क मैनेज कर लूंगा और मार्केट वापस आ जाएगा। मॉर्गन यहाँ कहते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस इज द एनिमी ऑफ सर्वाइवल। रूम फॉर एरो ईगो को काउंटर करता है और आपको ग्राउंडेड रखता है। वाई इवन एवरेज safety margin greater than brilliant plan with no margin. You can win with average intelligence, average strategy, normal returns, normal income. But you can't win with no saving, high debt, high leverage, no safety nets. Morgan यहाँ कहते हैं a plan with room for error survives longer than a brilliant plan with none. एवरेज और कंसिस्टेंसी हमेशा ज़्यादा भारी रहती है जीनियस और फ्रेजाइल से। रूम फॉर एरर अलाउज कंपाउंडिंग टू वर्क। कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन इंटरप्टेड टाइम ही है। अगर कोई एरर आपको गेम से बाहर कर दे तो कंपाउंडिंग रुक जाता है, डेकेड्स ऑफ ग्रोथ थोड़े ही दिनों में गायब हो जाती है। दिस इज वाई रूम फॉर एरर को क्या चाहिए, अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए, कंपाउंडिंग का फर्टिलाइजर चाहिए। यही रूम ऑफ एरर लॉन्ग टर्म का बिगेस्ट वेपन है। वाई योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर हैविंग रूम फॉर एरर। आज आपको लगता है कि इतनी बचत क्यों करें, इतना कैश अपने पास क्यों रखें, इतना कंजर्वेटिव क्यों रहे, लेकिन 10 साल बाद जब आप जॉब चेंज करेंगे या छोड़ेंगे या रिसेशन आ जाएगा, हेल्थ इमरजेंसी आएगी, बिजनेस डाउनटर्न होगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे, तो आप महसूस करेंगे कि रूम फॉर एरर आपको बचाने वाला सबसे बड़ा आर्मर है। हाउ मच रूम फॉर एरर इज इनफ। मॉर्गन यहाँ कहते हैं कोई फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन कम से कम 20 से 30% एक्स्ट्रा बफर आपके हर फाइनेंशियल प्लान में होना चाहिए। 6 से 12 महीने का इमरजेंसी सेविंग आपके पास होनी चाहिए। डेप्थ जितना कम से कम हो सके उतना हो। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस लो रहने चाहिए। ओवर डाइवर्सिफिकेशन बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस। लो रिस्क ऑप्शंस भी रखो। नेवर एज्यूम बेस्ट केस सिनारियो। मैक्सिमम जितना ज़्यादा सेफ्टी उतना बेटर, क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। रूम फॉर एरर मीन्स रियल फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड। सेफ्टी मार्जिन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, अपने डिसीजन को ज़्यादा मजबूती से ले पाते हैं और टफ टाइम में पैनिक नहीं करते। मार्केट क्रैशेज में भी आप काम रहते हैं, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग कर पाते हैं और आप इमोशनली स्टेबल रहते हैं। रूम फॉर एरर का सीधा सा मतलब है मेंटल पीस एंड फाइनेंशियल सेफ्टी। फ्रेंड्स, अगर मैं इस चैप्टर का वन लाइन समराइजेशन की बात करूं तो फिर वही लाइन अगर निकलती है, यू विल डू वेल इफ यू प्रिपेयर फॉर योर प्लान नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान। या सिंपल वर्ड्स में, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास इस चैप्टर के समराइजेशन का, रूम फॉर एरर। चैप्टर 14 की है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आपके गोल्स और प्रायोरिटी उम्र के साथ बदलते रहते हैं। जो प्राथमिकताएं आपकी 20 की उम्र में थी वो 35 की उम्र में बिल्कुल नहीं हो सकती, और 50 की उम्र में तो आप बिल्कुल अलग प्लान्स के साथ चलते हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्लान्स आपके कभी रिजिड नहीं होने चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। यू आर द सेम पर्सन फॉर एवर। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अपने इस चैप्टर को शुरू। चैप्टर नंबर 14, नाम है यू विल चेंज। फ्रेंड्स, मॉर्गन हाउजर इसमें एक बहुत पावरफुल रियलिटी बताते हैं इस चैप्टर में। The most important thing to plan for in money is that you will change। यानी आपकी सोच बदलेगी, आपकी प्रायोरिटीज बदलेंगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज चेंज होंगी, गोल्स बार बार बदलते रहेंगे। सबसे बड़ी बात, फैमिली सिचुएशन समय के साथ बदलती है और डेफिनेशन ऑफ इनफ जो हमारा एक पहले चैप्टर था वो भी बदलता रहेगा। और जो फाइनेंशियल प्लान्स है इस चेंज को एज्यूम नहीं कर पाएंगे तो वे टूट जाएंगे। हम फ्यूचर सेल्फ को गलत समझते हैं।
ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी वीकनेस है कि हम मान लेते हैं कि भविष्य में भी हम आज की ही तरह रहेंगे। लेकिन सच ये है, 5 साल पहले आप बिल्कुल एक अलग तरह के इंसान थे और 10 साल पहले की सोच आपकी बिल्कुल अलग थी। ठीक इसी तरह से आज से 10 साल के बाद जो आपकी सोच होगी वो बिल्कुल अलग नजरिए से बनेगी। लेकिन फिर भी हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ऐसे लेते हैं कि मैं हमेशा यही जॉब करता रहूंगा और हमेशा हाई रिस्क टॉलरेट कर पाऊंगा, हमेशा मुझे ग्रोथ चाहिए होगी तो इसलिए मैं हमेशा एग्रेसिव बना रहूंगा। मॉर्गन यहां कहते हैं, दिस इज द बिगेस्ट प्लानिंग मिस्टेक। Why people regret financial decisions? People regret because of expensive houses, long EMIs, risky investment, bad business partnerships, inflexible commitment. लेकिन रिग्रेट डिसीजन समय के साथ नहीं आता। रिग्रेट तब आता है जब आप बदल चुके होते हैं और डिसीजन आपके पास्ट वर्जन ने लिया होता है। 25 साल का वर्जन हमेशा रिस्क लविंग होगा, लेकिन वही 40 साल का जो व्यक्ति होगा उसका वर्जन स्टेबिलिटी लविंग होगा। लेकिन ईएमआई तो आज भी वही खड़ी है जो आपने 25 साल की उम्र में ली थी। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ चेंजिंग प्रायोरिटीज। मॉर्गन यहाँ कहते हैं, इस पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्राथमिकताएं, जो ग्रोथ, एम्बिशन, एक्सपेरिमेंटेशन आप 20 की उम्र में कर रहे थे, 30s में आपको वो नहीं चाहिए। 30s में आपकी फैमिली होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए होगी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही आप 40s में एंटर करेंगे तो सिक्योरिटी, पीस और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी प्रायोरिटी होगी। लेकिन जैसे ही आप 50s में जाएंगे तो हेल्थ, टाइम और फ्रीडम आपकी प्रायोरिटीज हो चुकी होंगी। अगर आपका फाइनेंशियल प्लान सिर्फ एक फेज को टारगेट करता है तो भविष्य में जाकर वो बोझ बन चुका होगा। द एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। फ्रेंड्स, साइकोलॉजी में एक टर्म है, एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। इसका मतलब लोग मानते हैं कि अब मैं मैच्योर हो चुका हूं और अब नहीं बदलूंगा। लेकिन डाटा बताता है कि लोग फ्यूचर में भी उतना ही बदलते हैं जितना वे पास्ट में बदल चुके होते हैं। मॉर्गन कहते हैं, पीपल अंडर एस्टिमेट हाउ मच दे विल चेंज इन फ्यूचर। यही इल्यूजन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मिस्टेक की जड़ है। वाई फ्लेक्सिबिलिटी बीट्स ऑप्टिमाइजेशन। ज्यादातर लोग ऑप्टिमाइज करते हैं किसके लिए? मैक्सिमम रिटर्न के लिए, मैक्सिमम लाइफस्टाइल के लिए, मैक्सिमम लीवरेज लेते हैं और मैक्सिमम हाउस के लिए, मैक्सिमम ईएमआई तब वे अफोर्ड कर चुके होते हैं। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन क्या एज्यूम कर लेता है? नथिंग विल चेंज। लेकिन असलियत में क्या होता है? जॉब आपकी बदल सकती है, बीच में फैमिली हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी होती है, मेंटल प्रायोरिटीज भी शिफ्ट होती रहती हैं। मॉर्गन यहाँ पर कहते हैं, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजेशन। बिग इरिवर्सिबल डिसीजंस आर डेंजरस। फ्रेंड्स, डेंजरस डिसीजन वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म इरिवर्सिबल हो, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दें, फ्यूचर सेल्फ को ट्रैक कर दें। उदाहरण के लिए बहुत ज्यादा हाई ईएमआई, ओवर लीवरेज्ड बिजनेस, ऑल इन इन्वेस्टमेंट, illiquid assets without buffer, lifestyle commitments that need constant high income. Today's confidence, tomorrow's cage. Why long-term plan fail, even for smart ones? Friends, long-term plan fail because we assume stability, personality. We assume constant ambition, same risk tolerance, same income and same health. लेकिन इंसान बदलते रहते हैं, वो स्टैटिक नहीं है। Therefore, a good plan is that works even when you change. The solution, build plan that survive change. मॉर्गन यहाँ एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं, प्लान फॉर फ्लेक्सिबिलिटी नॉट सर्टिनिटी। इसका मतलब अपनी सेविंग्स को हमेशा हाई रखें, खर्चों को हमेशा कम करके चले, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, अवॉइड डेब्ट ट्रैप्स, प्रेफर लिक्विड एसेट्स, keep optionality, allow exit routes. Flexibility means insurance against future you. सेविंग का मतलब ब्रिज बिटवीन योर प्रेजेंट सेल्फ एंड फ्यूचर सेल्फ, मतलब जो आज है, जो आपका भविष्य होने वाला है। सेविंग का एक ओवरलुक्ड बेनिफिट क्या है? ये आपको बचाता है योर फ्यूचर प्रेफरेंसेस। यू डोंट नो कि फ्यूचर क्या चाहेगा, कितना रिस्क आप ले पाएंगे और क्या वैल्यू करेगा। सेविंग्स क्या करता है? आपको फ्रीडम देता है चेंज करने के लिए, क्विट करने के लिए, थोड़ा ठहरने के लिए, अपने कैरियर में शिफ्ट लेने के लिए, और सबसे बड़ी बात, आपको फ्रीडम देता है न कहने के लिए। वाई इनफ इज अ मूविंग टारगेट।
फ्रेंड्स, ये बहुत शानदार चीज है। वट फील्स इनफ टूडे मे फील्स एक्सेसिव लेटर और इनसफिशियंट ऑल्सो। पीपल चेज बिगर हाउसेज, हायर स्टेटस, मोर इनकम, लेकिन बाद में पता चलता है कि पीस ज्यादा महत्व रखता है प्रेस्टीज से, समय ज्यादा मायने रखता है पैसे से, और हेल्थ जो आपने सारी जिंदगी भाग दौड़ की है उससे कहीं ज्यादा कीमती है। तो मॉर्गन कहते हैं, योर गोल्स विल चेंज, build room for that change. Avoid decisions that require you to stay the same person forever. एक ब्रिलियंट लाइन है इस चैप्टर की। द हार्डेस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस आर दोज दैट रिक्वायर यू टू बी द सेम पर्सन फॉर डेकेड्स, क्योंकि नोबडी स्टेज द सेम फॉर डेकेड्स। तो इसीलिए आप अवॉइड कीजिए कमिटमेंट्स नीडिंग कांस्टेंट हसल, प्लान दैट फेल इफ इनकम डिप्स, स्ट्रेटेजी दैट नीड्स परफेक्ट डिसिप्लिन फॉर एवर। आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? फॉर गिविंग प्लान्स, लो स्ट्रेस प्लान्स, अडेप्टेबल प्लान्स। वाई फ्रीडम मैटर मोर एज यू एज। ज्यादातर यंग एज में हमारी मानसिकता क्या होती है कि हमें ग्रोथ चाहिए, उसकी हमेशा एक्साइटमेंट बनी रहती है, अपना साइड हमें दिखता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो क्या चाहिए आपको? सबसे पहले तो शांति चाहिए, पीस, कंट्रोल चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। Money should move in the same direction from optimization to optionality. This is why simple plans win. Simple plans हमेशा जीतते हैं क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं आपके बदलाव में भी, आपकी गलतियों में भी सर्वाइव कर जाते हैं, आपको एडजस्टमेंट अलाउ करते हैं और उनमें आपको लेस प्रिसिशन चाहिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लान्स के साथ क्या है? वो फ्रेजाइल होते हैं, ओवर ऑप्टिमाइज होते हैं, ब्रेक अंडर चेंजेस। तो मॉर्गन यहाँ कहते हैं कि सिंपल और फ्लेक्सिबल हमेशा हराएगा कॉम्प्लेक्स प्लान और ऑप्टिमल प्लान को। रियल डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। फाइनेंशियल सक्सेस क्या है, कम से कम क्या नहीं है, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। नेट वर्थ, मैक्सिमम रिटर्न, मैक्सिमम लग्जरी, ये कम से कम फाइनेंशियल सक्सेस में नहीं काउंट करना चाहिए। क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू चूज योर माइंड, एबिलिटी टू एडजस्ट योर लाइफ, ability to adapt without stress. Wealth is the ability to change your plan. तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस चैप्टर को कुछ खास पॉइंट्स में समराइज करने की बात करूं तो यही आता है, यू विल चेंज, योर मनी प्लान मस्ट एक्सपेक्ट दैट। सो डोंट ट्रैप फ्यूचर यू, डोंट ओवर कमिट, डोंट ऑप्टिमाइज टू एज, डोंट एज्यूम स्टेबिलिटी। Instead, keep margin, keep flexibility, keep optionality. The best financial plans are built not to predict who you will be, but to survive when you become someone else. ये चैप्टर 15 की है। हम कॉमन लैंग्वेज में एक बड़ी नॉर्मल बात बोलते हैं कि हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन हर एक कीमत जरूरी नहीं है कि पैसे के रूप में तोली जाए। बहुत बार इमोशनल प्राइसेस भी पे करने पड़ते हैं, वोलेटिलिटी, डर, पेशेंस, अनसर्टेनिटी। इफ यू वांट हाई रिटर्न्स यू मस्ट पे द इमोशनल प्राइस। फ्रेंड्स, इस चैप्टर की कोर थीम यही है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अपने इस चैप्टर को शुरू। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। फ्रेंड्स, मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से हमें रूबरू कराते हैं। एवरीथिंग हैज अ प्राइस बट ऑल प्राइसेस आर नॉट अपीयर ऑन अ बिल। मतलब हर फायदा देने वाली चीज की कोई ना कोई कॉस्ट जरूर होती है, लेकिन वो कीमत हमेशा पैसों के रूप में नहीं हो सकती। कई बार कॉस्ट उससे कहीं ज्यादा होती है। आपका स्ट्रेस, रिस्क, रिग्रेट, टाइम, फ्रीडम, मेंटल पीस और रातों की नींद। और फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग क्या करते हैं? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम लोग सिर्फ बेनिफिट देखते हैं लेकिन कॉस्ट को इग्नोर करते हैं। फ्री लंच इल्यूजन। फ्रेंड्स, फाइनेंस में एक बहुत फेमस कहावत है जो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। मॉर्गन कहते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट सेफ और हाई रिटर्न लग रही है दिखने में, अगर कोई लाइफस्टाइल लग्जरी विदाउट एनी सेक्रीफाइस लग रहा है, और अगर कोई कैरियर हाई मनी विदाउट स्ट्रेस लग रहा है, तो समझ जाइए कॉस्ट कहीं और छिपी हुई है। एवरी फाइनेंशियल डिसीजन इज अ ट्रेड ऑफ। पैसों के बारे में एक बड़ा सबसे बेसिक रूल हम कह सकते हैं, यू कांट हैव एवरीथिंग। आप चूज कर सकते हैं आपको क्या चाहिए। आपको ग्रोथ चाहिए या स्टेबिलिटी चाहिए, आपको रिस्क चाहिए या आपको पीस चाहिए, मेंटल पीस चाहिए,
आपको स्पीड चाहिए या आपको सेफ्टी चाहिए? आपको अपनी लाइफ में स्टेटस चाहिए या फ्रीडम? या कह सकते हैं आपको लाइफ में लग्जरी चाहिए या ऑप्शनैलिटी? मॉर्गन यहाँ कहते हैं, गेटिंग समथिंग ऑलवेज रिक्वायर्स गिविंग अप समथिंग एल्स। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कॉस्ट होती है, प्रॉब्लम ये है कि लोग उस कॉस्ट को पहचान नहीं पाते। द मोस्ट डेंजरस कॉस्ट आर साइकोलॉजिकल। फ्रेंड्स, विजिबल कॉस्ट क्या है? हमें पता है, हमारी ईएमआई, स्कूल फीसेस जो हम टैक्स पे करते हैं। लेकिन इनविजिबल कॉस्ट जिसे हम इग्नोर करते हैं, एंजाइटी, प्रेशर, फियर, रिग्रेट, बर्नआउट्स, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्रेंड्स, मॉर्गन यहाँ कहते हैं द हार्डेस्ट कॉस्ट टू आइडेंटिफाई आर इमोशनल। और इमोशनल कॉस्ट अक्सर फाइनेंशियल कॉस्ट से ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाती है। इस पूरे चैप्टर में मॉर्गन हाउसल बार बार बहुत से एग्जाम्पल देकर इस चीज़ में और क्लियरिटी लाते हैं। तो मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को एक एक कर लेकर चलता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है स्टॉक मार्केट रिटर्न। लोग अक्सर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 12% एनुअल रिटर्न आपको आराम से मिलता है अगर आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। लेकिन मॉर्गन यहाँ पूछते हैं कि क्या आप उस 50% क्रैश को झेल सकते हैं जो अचानक कभी भी आ सकता है? या क्या आप ईयर ऑफ अंडर परफॉर्मेंस सह सकते हैं? अपनी पूरी इतने जर्नी में क्या आप पैनिक सेलिंग से बच सकते हैं? क्या आप वोलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हैं? 12% का रिटर्न की कीमत क्या है, प्राइस क्या है? वोलेटिलिटी, अनसर्टिनिटी और सबसे बड़ा इमोशनल प्ले। अगर आप ये वाला प्राइस पे नहीं कर सकते तो ये रिटर्न आपके लिए नहीं बना है। उदाहरण, एक और एग्जांपल है हाई इनकम कैरियर्स। फ्रेंड्स, यहाँ इस बात को आप आर्ग्यू कर सकते हैं, यार अगर मेरी जॉब लग गई और बहुत अच्छी सैलरी है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाई पे जॉब्स अपने आप में बहुत हिडन कॉस्ट रखते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, आपको यही नहीं पता कि मैं कितनी देर तक काम कर रहा हूँ, रात को सोते हुए भी उसी काम में दिमाग घुसा रहता है। स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज, फैमिली टाइम सेक्रीफाइस, कांस्टेंट प्रेशर, बर्नआउट रिस्क। पैसा दिखाई दे रहा है आपको सैलरी, लेकिन आपकी कॉस्ट इनविजिबल रहती है। मॉर्गन यहाँ कहते हैं हाई पे इज कंपनसेशन फॉर समथिंग एल्स यू डोंट वांट टू। एग्जाम्पल 3, डेप्ट। डेप्ट मतलब कर्जे का फायदा क्या है? अचानक आपका एक इंस्टेंट लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, चीज़ों को फास्टर आप एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन उस कर्जे की हिडन कॉस्ट क्या है? सबसे पहला स्ट्रेस, फियर ऑफ इनकम लॉस, आप जॉब नहीं छोड़ सकते। लॉस ऑफ फ्रीडम, फोर्स आपको डिसीजन कभी भी लेने पड़ सकते हैं जिन्हें आप ना भी चाहते हो सिर्फ उस डेप्ट की वजह से। लॉन्ग टर्म एग्जाइटी। फ्रेंड्स, डेप्ट इंटरेस्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, मेंटल इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल एक और है एंटरप्रेन्योरशिप। यार मैंने अपना काम कर लिया, अब मुझे क्या प्रॉब्लम है? बात तो सही है। आपको क्या मिल रहा है? आपको फ्रीडम मिल रही है, पैसा थोड़ा ज़्यादा ही है, इंडिपेंडेंस है, जब मेरा मन है जब मैं काम करूँगा। बिल्कुल सही बात है, ग्लैमरस लाइफ कह सकते हैं आप इसको। लेकिन इसकी हिडन कॉस्ट क्या है? अनसर्टिनिटी, रातों की नींद आप गवा देते हो। हाँ, इनकम के बारे में स्टेबल इनकम आप कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि अपना काम है, कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, तो नो स्टेबल इनकम। कांस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेलियर ऑफ रिस्क, और इससे भी कहीं बड़ी बात, आप बहुत से मौकों पर अपने आप को अकेला खड़ा पाते हैं। मॉर्गन यहाँ पर कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डजंट क्रिएट फ्रीडम, इट एक्सचेंज वन काइंड ऑफ स्ट्रेस फॉर अनदर। एग्जाम्पल नंबर 5, स्टेटस एंड लाइफस्टाइल। लग्जरी आइटम खरीदना, क्या मिलता है हमें इससे? लोग एडमायर करते हैं, शायद हमें लगता है कि वो हमारी इज्जत भी करते हैं, अटेंशन मिलती है, लेकिन हम उसके लिए क्या हिडन कॉस्ट पे करते हैं? मेंटेनेंस, हमेशा एक दबाव बना रहेगा अपने स्टेटस को मेंटेन करने का। हायर बेस लाइन एक्सपेंसेस, जरूरत से ज़्यादा आप खर्चा करेंगे जितनी होना चाहिए। लेस फ्लेक्सिबिलिटी, पैसा रहेगा नहीं तो उतने फ्लेक्सिबल डिसीजन आप ले नहीं पाएंगे। डिपेंडेंसी ऑन इनकम, स्टेटस कंज्यूम्स वेल्थ एंड वेल्थ क्रिएट्स फ्रीडम। वाई पीपल इग्नोर कॉस्ट, क्योंकि बेनिफिट्स आर इमीडिएट, लेकिन आपको कॉस्ट बाद में पे करनी पड़ती है। बेनिफिट्स विजिबल होते हैं, कॉस्ट हमेशा इनविजिबल रहती है। और समाज किसको अप्रिशिएट करता है? जो दिखता है, उसको नहीं जो नहीं दिखता। तो मॉर्गन भी यहाँ यही बात कहते हैं,
वी फोकस ऑन व्हाट वी सी एंड इग्नोर व्हाट वी डोंट। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है दैट एवरी रिवॉर्ड हैज़ अ प्राइस टैग। क्या आपके अंदर क्षमता है उसे पे करने की? सही क्वेश्चन ये नहीं है हाउ मच रिटर्न कैन आई गेट, सही क्वेश्चन ये होना चाहिए व्हाट पेन आई एम विलिंग टू एंड्योर। एग्जाम्पल, market volatility, slow growth, missed opportunity, social comparison, temporary discomfort। अगर आप प्राइस एक्सेप्ट करते हो तो रिवार्ड आपको मिल ही जाएगा। वाई पीपल क्विट बिफोर सक्सेस, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दे वॉन्ट रिवॉर्ड, दे डिडेंट वॉन्ट द कॉस्ट। पीपल से मार्केट रिस्की है, बिजनेस स्ट्रेसफुल है, सेविंग बोरिंग है। एक्चुअली दे डिडेंट एक्सेप्ट द प्राइस अप फ्रंट। अब हमें समस्या तो समझ में आ गई, लेकिन इससे लड़ने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? चूज कॉस्ट यू कैन लिव विद। मॉर्गन यहाँ पर कहते हैं द ट्रिक इज गेटिंग द प्राइस राइट। मतलब एक ऐसा लाइफस्टाइल चुनो जिसकी कॉस्ट इमोशनली मैनेजेबल हो, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट चुनो जिसकी वॉलेटिलिटी आप टॉलरेट कर सकें, और एक ऐसा कैरियर चुनो जो जिसका स्ट्रेस लेवल आप हैंडल कर सके। गो फॉर बियरेबल, नॉट फॉर चीपेस्ट। वाई बोरिंग इज पावरफुल? फ्रेंड्स, बोरिंग होना अपने आप में चॉइसेस देता है। अगर आप रेगुलरली सेविंग कर रहे हैं, इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मॉडरेट लाइफस्टाइल जी रहे हैं और कंसिस्टेंटली कुछ काम कर रहे हैं, है तो ये बोरिंग लेकिन लो इमोशनल कॉस्ट। अगर आप कुछ एक्साइटिंग करते हैं अपनी लाइफ में तो उसके लिए आपको हाई इमोशनल कॉस्ट पे करनी पड़ती है। लेकिन होता क्या है, लॉन्ग टर्म विनर्स होते हैं जो कि बोरिंग होते हैं। वेल्थ इज पेइंग लेस कॉस्ट फॉर द सेम आउटकम। वेल्दी पीपल, उन्हें क्या मिलता है? वे टाइम बाय कर पाते हैं, उनके लिए स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, अवॉइड अर्जेंसी, हर चीज में आफत में नहीं रहते थे। चूज कंफर्ट बिकॉज दे ऑलरेडी पेड द कॉस्ट अर्लियर, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में सेविंग, डिसिप्लिन और धैर्य तीनों बना कर रखा। तो अगर मैं इस चैप्टर को भी एक थोड़े से मैं समराइज करने की बात करूं तो मैं यहाँ कह सकता हूँ नथिंग इज फ्री, एवरी रिवॉर्ड डिमांड a payment, so stop searching for no cost success, identify the hidden prices, decide consciously what price you are willing to pay, avoid prices you can't emotionally sustain। तो एक लाइन में कहा जा सकता है एवरी फाइनेंशियल रिवॉर्ड हैज अ प्राइस, द स्मार्ट वंस चूज प्राइस दे कैन अफोर्ड इमोशनली, नॉट जस्ट फाइनेंशियली। चैप्टर 16 की है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने खुद भी ये महसूस किया होगा कि लोग अक्सर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस दूसरों को देख कर भी लेते हैं। लेकिन एक बात समझने वाली जरूरी है जो इस चैप्टर में बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन की गई है कि हर इंसान के फाइनेंशियल डिसीजंस उसकी लाइफ की सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। किसी की रिस्क लेने की क्षमता कम हो सकती है तो किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी को जल्दी ग्रोथ चाहिए तो किसी को स्टेबिलिटी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस चैप्टर में क्या समझाया गया है। चैप्टर नंबर 16, यू एंड मी। फ्रेंड्स, मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में फाइनेंस की एक सबसे खतरनाक और गलत तरीके से समझने वाली सच्चाई से हमें रूबरू कराते हैं। अदर्स पीपल फाइनेंशियल डिसीजंस आर ड्रिवन बाय इंसेंटिव दैट यू डोंट सी। यानी आप जो देखते हैं वो देखते हैं एक्शंस, और जो हमें नजर नहीं आता वो है मोटिवेशन, सामने वाले आदमी के ऊपर प्रेशर, उसका डर और इंसेंटिव। यही मिसअंडरस्टैंडिंग मार्केट में बबल क्रिएट कर देती है, बैड इन्वेस्टमेंट और जेलेसी और गलत कंपैरिजन की वजह बनती है। यू एंड मी, अलग वर्ल्ड, अलग इंसेंटिव। फ्रेंड्स, मॉर्गन कहते हैं फ्यू थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन फाइनेंस एज अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट पीपल प्ले डिफरेंट गेम। आप और कोई दूसरा इन्वेस्टर अगर सेम स्टॉक खरीद रहे हैं या सेम एसेट्स को होल्ड कर रहे हैं और सेम मार्केट पर आपका नजरिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, आप दोनों के गोल्स अलग होंगे, आप दोनों का टाइम होराइजन बिल्कुल अलग अलग होगा, दोनों को प्रेशर बिल्कुल अलग होगा, आपकी रिस्क लेने की क्षमताएं दोनों की अलग होगी और दोनों के इंसेंटिव अलग होंगे। इसलिए डिसीजन तो सेम होंगे लेकिन पूरी तरह से अलग अलग लॉजिक्स के साथ। वाई कॉपिंग अदर्स इज डेंजरस। लोग अक्सर बोलते हैं उसने स्टॉक खरीदा है, सजेस्ट किया तो यार ले लेता हूं मैं भी। मैंने बहुत लोगों को देखा है यार, क्रिप्टो करेंसी में वो आदमी बहुत पैसा बना लिया उसने, लेकिन होता क्या, जैसे उसने क्रिप्टो लिया और गए
बहुत लोग इस चीज़ में बर्बाद होते हैं। उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लिया। यहाँ पर मॉर्गन कहते हैं, व्हेन यू कॉपी अदर्स यू आर कॉपिंग देयर डिसीजंस विदाउट कॉपिंग कंटेक्स्ट। अब ये कंटेक्स्ट में क्या चीज़ें शामिल हो सकती है? नेट वर्थ, डाउनसाइड प्रोटेक्शन, बैकअप इनकम, रेपुटेशन रिस्क, कैरियर इंसेंटिव, टाइम प्रेशर। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को नज़रअंदाज करेंगे तो कंप्लीट डिजास्टर के साथ आप आगे बढ़ेंगे। प्रोफेशनल इन्वेस्टर वर्सेस यू। फ्रेंड्स, अक्सर मतलब लोग डिस्कस करते हैं यार कि म्यूचुअल फंड्स हैं, उसको क्या हम कॉपी कर सकते हैं, या बड़े इन्वेस्टर को हम कॉपी कर सकते हैं कि जहां वो खरीद रहा है तो हम भी वो चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन एक चीज़ समझने की है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर क्लाइंट्स का प्रेशर रहता है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस के टारगेट्स दिए जाते हैं, बोनस लिंक रिटर्न होता है, जितना ज़्यादा आप देंगे थोड़ा बोनस भी मिल ही जाएगा। सबसे बड़ा उनकी जॉब रिस्क और रेपुटेशन रिस्क पर होती है, इसलिए वे लोग शॉर्ट टर्म रिस्क लेते हैं, एग्रेसिव बेट्स लगाते हैं, और कभी कभार वे इलॉजिकल भी नजर आते हैं। लेकिन उनका इंसेंटिव उन्हें ये सब करने के लिए फोर्स कर रहा है। अगर आप भी वही स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो क्या होगा? बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन वो नहीं है जो उसकी प्रोटेक्शन है। आपकी सैलरी वो नहीं है जो इन्वेस्टर की सैलरी है। आपके पास वो बैकअप नहीं है जो उस इन्वेस्टर के पास बैकअप है। फंड मैनेजर का हिडन प्रेशर। मॉर्गन बताते हैं कि फंड मैनेजर्स, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वे कंजर्वेटिव रहते हैं, फायर्ड अप, चार्ज अप रहते हैं, और अगर मार्केट डाउन साइड जाती है तो उसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? फेल अदर्स व्हेन फेल, नेवर अंडर परफॉर्म अलोन। बस यही उनका मुख्य लॉजिक होता है, हर्ड बिहेवियर वाला। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए ये एक सबक है। डोंट एज्यूम प्रोफेशनल्स नो बेटर, दे मे बी जस्ट प्रोटेक्टिंग देयर जॉब्स। व्हाई बबल हैपन, यू एंड मी अफेक्ट। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार सुना होगा कि मार्केट में बबल बन गया। डॉट कॉम बबल था सन 2000 में, जब मैं कभी पढ़ाई किया करता था। तो जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो उसमें मार्को डॉट कॉम बबल हो गया, तो बहुत से लोग बेरोजगार भी हुए। अब ये बबल क्या बला है? ये बबल बनता क्यों है? होता क्या है कि सभी लोग ऐसा मान के चलते हैं कि दूसरों को हमसे ज्यादा पता है, और कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि मैं पीछे रह जाऊं। वो फियर ऑफ मूविंग आउट, जिसे फोमो भी कहते हैं। और इंसेंटिव भी लोगों को पुश करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि वो जो जिस प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं, जिस एसेट के लिए वो जा रहे हैं, उनके लिए कोई सेंस बना रहा है, नहीं। इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे भी जा रहे हैं। तो मॉर्गन यहां पर कहते हैं, बबल्स आर नॉट ड्रिवन बाय ग्रीड अलोन, दे आर ड्रिवन बाय इंसेंटिव एंड कैरियर रिस्क। सोशल कंपैरिजन मींस फाइनेंशियल पॉइजन। फ्रेंड्स, यू एंड मी, मेरा और तेरा, वो और मैं, ये थिंकिंग जब हमारे अंदर आती है तो हमारे अंदर क्या भावनाएं जन्म लेती है? सबसे पहला जेलसी, इनसिक्योरिटी, ओवर स्पेंडिंग भी बिल्कुल इसी का नतीजा है। वो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट आप करने लग जाते हैं और आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेट, मतलब ज़्यादा खर्चा होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? यू कंपेयर योर फुल लाइफ विद समवन एल्स हाईलाइटेड रील्स। फ्रेंड्स, हमारी पूरी जिंदगी को हम जानते हैं, लेकिन सामने वाले के हम एक बहुत छोटे से हिस्से को जानते हैं, क्योंकि हमने ये नहीं देखा कि वो कितने कर्जे में है, उसके ऊपर कितना स्ट्रेस है, कितनी ऑब्लिगेशंस है, उसका सेफ्टी नेट कितना बड़ा है। कंपैरिजन इग्नोर्स इनविजिबल कॉस्ट। Why some people make dumb financial decisions? Not because they are dumb, because their incentives are different. इसका एक सीधा सा उदाहरण है। जस्ट मान के चलिए कि कोई कंपनी है, एक उसका सीईओ एक रिस्की एक्विजिशन करता है। क्यों करता है? बोनस टाइड टू ग्रोथ। पॉलिटिशियन, हम भारत में हैं तो राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। पॉलिटिशियंस इलेक्शन से पहले काफ़ी कर्जा लेते हैं, काफ़ी अनाउंसमेंट हो जाती है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन सर पर खड़ा होता है। बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी लग्जरी दिखाते हैं, महंगे जूते दिखाएंगे, गाड़ियाँ दिखाएंगे, एक दो तो मैं भी जानता हूँ। उनके साथ क्या समस्या है? उनको इंसेंटिव कौन दे रहा है? स्पॉन्सर्स दे रहे हैं। अब है क्या? आप इसी बात को समझ सकते हैं कि जो उनकी लाइफ का रिस्क है वो कम से कम आपकी लाइफ का रिस्क नहीं हो सकता। यू एंड मी प्रॉब्लम इन पर्सनल फाइनेंस। दोस्त ने बड़ा घर लिया है, यार मैं पीछे रह गया। महंगी गाड़ी खरीदी है, मैं पीछे रह गया।
लग्जरी लाइफस्टाइल है। ओ, अब तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है मेरे ऊपर। लेकिन है क्या, आप उसके बैकग्राउंड को पूरा समझें। देयर इनकम स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, देयर फैमिली सपोर्ट इज डिफरेंट, देयर डेप्थ टॉलरेंस इज डिफरेंट, देयर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट। सबसे बड़ी बात तो यही है। मॉर्गन यहाँ कहते हैं देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट योर फाइनेंशियल डिसीजन टू लुक लाइक एनीवन एल्स। वाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फील्स लोनली। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म विंस एंजॉय करने का मजा आता है। क्विक सक्सेस आपको दिखाने में, शो ऑफ करने में, मतलब लगता है कि यार मैंने एक छोटी सी चीज, मतलब छोटा सा काम किया और क्या सक्सेस मिल गई इसमें। अब लॉन्ग टर्म में क्या होता है, डिलेड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। बोरिंग लगेगा इसी वजह से, क्योंकि स्लो है, आउटडेटेड तरीका लगता है, लेकिन फिर भी ये जीतता है। मॉर्गन यहाँ पर कहते हैं द मोस्ट पावरफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज आर द वंस दैट आर हार्डेस्ट टू एक्सप्लेन ऑन डिनर पार्टीज। आप आराम से उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, क्या एंजॉय क्या करेंगे। अंडरस्टैंड इंसेंटिव बिफोर जजिंग समवन्स एक्शन। आप ये कहें कि यार वो तो पागल है, बेवकूफ़ी भरे या लालची भरे डिसीजन ले रहा है, लालच बहुत है उसके अंदर। आपको ये नहीं कहना चाहिए दूसरे को जज करने से पहले, आपको ये पूछना चाहिए व्हाट इंसेंटिव डू दे हैव, व्हाट प्रेशर आर दे अंडर। क्या होगा अगर वो इस काम को न करे। और जब आप इस नज़रिए से देखेंगे चीज़ों को, तो आपको मार्केट क्रैशेस, कॉरपोरेट स्कैंडल्स और फाइनेंशियल मैनियक्स समझ में आने लगेंगे। वाई पेशेंस इज रेयर बट रिवॉर्डेड। फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव का ओराइजन क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट्स, सोशल वैलिडेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको धैर्य चाहिए। कोई तालियां नहीं बजाएगा आपके लिए, ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ भी नहीं बनेगी, और कोई इंस्टेंट फीडबैक भी नहीं मिलेगा। लेकिन कंपाउंडिंग हमेशा पेशेंस को रिवॉर्ड करती है। इस बात को आप गांठ बांध कर रख लीजिए। डिजाइन योर मनी लाइफ अराउंड योर इंसेंटिव। मॉर्गन यहाँ पर एडवाइस करते हैं इस बात को। डिफाइन योर गोल्स क्लियरली, अंडरस्टैंड योर रिस्क टॉलरेंस, आइडेंटिफाई what you truly value, ignore what others are optimizing for. Your money should serve your life, not someone else's scorecard. Why humility beats envy? मतलब ईर्ष्या को ह्यूमिलिटी क्यों पीछे छोड़ देती है। अंडरस्टैंडिंग यू एंड मी, आपके अंदर ये क्या चीज जगाता है, आपके अंदर ह्यूमिलिटी आती है, पेशेंस आता है, आप काम रहने लगते हैं, और अपने जिस रास्ते पर आपको चलना है उस पर आपको कॉन्फिडेंस आता है। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को पीछा करना छोड़ देते हैं। यू स्टार्ट बिल्डिंग योर सेल्फ। फ्रेंड्स, अगर इस पूरे चैप्टर को एक मैं शॉर्ट लाइन समरी में डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो ये कह सकता हूँ कि योर फाइनेंशियल सक्सेस डिपेंड्स ऑन प्लेइंग ऑन योर ओन गेम्स, not winning someone else. People make financial decisions based on the incentive that you don't see. So never copy without context. चैप्टर 17 की है। आप लोगों ने भी ये बात फील की होगी कि हम लोग इंसान नेगेटिव न्यूज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि खतरा हमारे दिमाग को इंस्टेंटली रिएक्ट करने पर मजबूर करता है। इसलिए लोग इन्वेस्टिंग में भी अननेसेसरीली पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, जबकि अगर हम हिस्टोरिकल लॉन्ग टर्म डाटा को देखें तो मार्केट हमेशा ग्रोथ करती ही रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अपने इस चैप्टर को शुरू। चैप्टर नंबर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस चैप्टर के कोर आइडिया को समझ लेते हैं। पेसिमिज्म साउंड्स स्मार्टर देन ऑप्टिमिज्म। मतलब नेगेटिव बात बोलने वाला हमें हमेशा ज़्यादा इंटेलिजेंट लगता है, वहीं कोई अगर पॉजिटिव बात बोलता है तो हमें वो लापरवाह या सपने दिखाने वाला या बचकानी बातें बोलने वाला महसूस होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया ऑप्टिमिज्म की वजह से आगे बढ़ी, न कि पेसिमिज्म की वजह से। लेकिन उसके बावजूद भी हमें पेसिमिज्म इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है? फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन की वायरिंग सर्वाइवल ओरिएंटेड है। हमारे पूर्वजों को खतरा पहचानना बहुत ज़रूरी था। तो पॉजिटिव भले ही इग्नोर हो जाए, लेकिन नेगेटिव इग्नोर करना जानलेवा साबित हो सकता था। इसी वजह से बैड न्यूज़ हमेशा हमें अटेंशन में रखती है। वहीं अगर कोई अच्छी खबर आती है तो हाँ यार, ये तो होना ही था, ठीक है बोलकर हम आगे चल देते हैं। इसी वजह से जब कोई क्रैश की खबर आती है तो वो न्यूज़ वायरल हो जाती है। वहीं स्लो ग्रोथ हमेशा बोरिंग लगती है। पेसिमिज्म रियलिस्टिक क्यों लगता है? फ्रेंड्स, जब कोई आदमी बोलता है आकर कि मार्केट गिरने वाली है, सिस्टम करप्ट है, इस बार थोड़ा अलग है और ये बबल बर्स्ट करने वाला है,
तो ऐसा लगता है कि यार वो प्रैक्टिकल बात बोल रहा है, कोई एक्सपीरियंस आदमी है। लेकिन अगर कोई वहीं अगर आप बोले कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी ग्रो होगी, इन्वेस्टेड रहो, तो ये लगे यार क्या, वो हकीकत में सबके साथ है कि थोड़ा बोरिंग है, कुछ एक्साइटमेंट हो नहीं रहा है। तो नेगेटिव टोन हमेशा मैच्योरिटी इल्यूजन क्रिएट करती है। मीडिया पेसिमिज्म को क्यों बेचती है फ्रेंड्स? एक बड़ा सीधा सा कारण है, डर हमेशा बिकता है लेकिन उम्मीद नहीं बिकती। वहीं अगर आप देखें कि मार्केट क्रैश की न्यूज़ आए 5%, हाईलाइट बन जाएंगी, पूरा न्यूज़पेपर उसी से भरा हुआ होगा, हाई हेडलाइंस न्यूज़ की, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होगी। लेकिन वहीं 20 साल की कंटिन्यूअस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये इतनी अट्रैक्शन देती नहीं है। मीडिया को क्या चाहिए? इंस्टेंट अटेंशन। उसे तो अपना एडवर्टीजमेंट देखनी है ना। लॉन्ग टर्म एक्यूरेसी से उसका क्या मतलब है? इसलिए बुरी खबर या गलत खबर हमेशा ओवर रिपोर्ट होती है और अच्छे ट्रेंड अंडर रिपोर्टेड रहते हैं। नतीजा क्या निकलता है? हमें लगता है कि दुनिया बर्बाद हो रही है, जबकि डाटा कहता है कि दुनिया इंप्रूव कर रही है पहले से। शॉर्ट टर्म पेन वर्सेस लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। फ्रेंड्स, मॉर्गन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताते हैं। शॉर्ट टर्म में हमें क्या पेन होते हैं? रिसेशन, वॉर, इन्फ्लेशन, क्रैशेस, ये शॉर्ट टर्म इवेंट्स है। वहीं लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें पूरी दुनिया किस तरह से आगे चली है, टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव हुई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, इनकम लेवल्स बढ़े हैं, हेल्थ पहले से बेटर हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इंसान शॉर्ट टर्म देखकर लॉन्ग टर्म को भूल जाते हैं। तो पेसिमिस्ट लोग हमेशा हमें सही क्यों लगते हैं? क्योंकि पेसिमिस्ट लोगों की प्रिडिक्शन अक्सर क्लियर नहीं होती है। जैसे क्रैश होगा, सिस्टम कोलैप्स होने वाला है, बबल जो बबल बना है ये फटने वाला है। अब क्वेश्चन करें कि भैया कब क्रैश होगा, कितना कोलैप्स होगा सिस्टम, और कैसे ही बबल फटेगा, तो कोई आंसर नहीं मिलता। इसलिए प्रिडिक्शन कभी भी गलत साबित हो ही नहीं पाती। बस वो आगे टलती रहती है, बस क्रैश आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ऑप्टिमिस्ट लोग क्या आपसे बोलेंगे कि 10 साल में ग्रोथ होगी। वो टेस्टेबल तो है लेकिन रिस्की लगती है यार, 10 साल थोड़ा लंबा पीरियड है। तो इन्वेस्टिंग में भी पेसिमिज्म का जाल है। इन्वेस्टर लोग अक्सर सोचते हैं कि क्रैश आने दो, मैं फिर इन्वेस्ट करूंगा, अभी मार्केट ओवर वैल्यूड है, रिस्क ज़्यादा है। लेकिन हकीकत क्या निकल के आती है कि क्रैशेस अनप्रिडिक्टेबल है, कोई नहीं बता सकता कि कब होने वाला है। रिकवरी भी अनप्रिडिक्टेबल है कि आप बता नहीं सकते यार क्रैश हुआ तो कितना क्रैश हुआ और कब यहां से रिकवर करेगा। तो जो लोग वेट करते हैं वो कंपाउंडिंग के असली मजे को मिस कर जाते हैं। बेस्ट ईयर, बेस्ट जो पीरियड होता है वो मिस कर चुके होते हैं। और अगर आप फाइनेंस की दुनिया में थोड़े नए हैं तो आप ये न्यूज़ को देखकर ये बात समझ भी चुके होंगे। तो पेसिमिज्म की असली कॉस्ट क्या निकल के आती है? पेसिमिज्म आपको गलत इन्वेस्टिंग से रोकता है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। लेकिन फाइनली वो करता क्या? आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग भी नहीं करने देता। अब इसकी हिडन कॉस्ट क्या निकल के आती है? आप पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, कितना टाइम वेस्ट होता है, सबसे बड़ी बात कंपाउंडिंग वेस्ट होती है। तो बिगेस्ट रिस्क अगर हम यहाँ कहें तो आपको ग्रोथ से बाहर रहना पड़ता है। तो फिर फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है कि ऑप्टिमिज्म को लोग गलत तरीके से क्यों समझते हैं? ऑप्टिमिज्म का मतलब ये नहीं रहता कि सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्टिमिज्म का मतलब ये है कि सब खराब हो सकता है लेकिन फिर भी हम अडेप्ट कर लेंगे। मॉर्गन यहाँ कहते हैं ऑप्टिमिज्म इज नॉट इग्नोरिंग द प्रॉब्लम, इट इज बिलीविंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हिस्ट्री अगर हम देखें तो ऑप्टिमिस्ट लोगों को रिवॉर्ड करती है। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक लिखी गई है। और फ्रेंड्स, मैं इस बुक आगे बढ़ने से पहले बताता चलूँ, इस चैप्टर में स्पेसिफिकली बहुत शानदार एग्जाम्पल दी है। वैसे तो पूरी बुक में एग्जाम्पल बहुत अच्छे दी है। आप चाहे 1929 का क्रैश देख लीजिए, जितने वर्ल्ड वॉर्स आए वो देख लीजिए, ऑयल क्राइसिस, आई थिंक 91 92 के पास पास वो खाड़ी संकट चला था, तो पेट्रोल के दाम बहुत तेजी से शूट किए थे। डॉट कॉम बबल, ये 2000 वाला। और अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से 2008 का जो क्राइसिस था, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोविड क्राइसिस था, हर बार मार्केट गिरा है, पैनिक हुआ है, और एक्सपर्ट ने बोला कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? रिकवरी आती है, नए हाइज बनते हैं, मार्केट में नए इनोवेशंस होते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है। तो होता क्या है? जो विनर्स हैं वे टिके रहते हैं।
वाई पेसिमिज्म फील्स सेफ। फ्रेंड्स, पेसिमिज्म आपको देता क्या है? मैंने पहले कहा था ना, फीलिंग की मार्केट क्रैश होने वाली है, उस पछतावे से आपको बचाता है, आपकी ईगो को प्रोटेक्ट करके रखता है। और ऑप्टिमिज्म में क्या रिस्क है? एम्बेरसमेंट, कि यार अबे इतने दिन से पड़ा हुआ शेयर तो हिल भी नहीं रहा, ये वाला इसका रेट तो वहीं का वहीं है। अनसर्टिनिटी, आपके पेशेंस, सब कुछ वो चेक करता है। इसलिए पेसिमिज्म इमोशनली आपको कंफर्टेबल रखता है क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ देता है। पर्सनल लाइफ में पेसिमिज्म, फ्रेंड्स मॉर्गन यहाँ एक बहुत, इस पूरी बुक में ही है कि आप इसे फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहें तो वो भी बहुत शानदार है, और पर्सनल लाइफ में भी लेना चाहें तो वो भी बहुत शानदार है किताब, उन्हीं फार्मूलाज को। पैसे में ही नहीं, लाइफ में भी पेसिमिज्म का बहुत बड़ा रोल है। अरे बिजनेस फेल हो जाएगा क्या यार, तेरे खानदान में किसी ने बिजनेस किया है क्या? इस तरह की लाइन बहुत सुनी होंगी। जॉब चेंज करना है, रिस्की है, जो चल रहा है चलने दो। अब कोई सेविंग करने लग जाए, सेविंग में क्या होगा यार भाई, वहां डाल। तो होता क्या है, आप कोई एक्शन नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते तो ग्रोथ नहीं मिलती। तो हम कह सकते हैं कि डर तो स्टेबिलिटी देगा लेकिन प्रोग्रेस नहीं देने वाला। मॉर्गन कहते हैं कि यहाँ आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए। मॉर्गन कहते हैं नाइदर ब्लाइंड ऑप्टिमिस्टिक नॉर ब्लाइंड पेसिमिस्टिक। वो कहते हैं प्रॉब्लम्स आएंगी, लॉसेस होंगे, पेन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव बनी रहेगी, और यही माइंडसेट सस्टेनेबल वेल्थ बनाती है। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम पेसिमिज्म ट्रैप। कम से कम हेडलाइन से तो दूर रहे, डाटो को देखें, ये जो कहानियां बनाते हैं ना टीवी पर बैठकर सीएनबीसी वगैरह वगैरह में, उससे थोड़ा सा, उन कहानियों से थोड़ा सा बचें। लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखें, कंपाउंडिंग को समझें, और उसके बाद एक्शन ले। परफेक्शन की जरूरत नहीं है। करेज ऑफ ऑप्टिमिज्म। फ्रेंड्स, ऑप्टिमिज्म अकेला रहता है, बोरिंग लगता है, धीरे करता है काम, लेकिन वही तो है जो वेल्थ बनाता है, और जब वेल्थ बनती है तो आपको फ्रीडम मिलती है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस चैप्टर को एक सिंगल लाइन समरी में बात करूं तो कह सकता हूं कि पेसिमिज्म साउंड स्मार्ट टुडे बट ऑप्टिमिज्म पेज प्राइस टुमारो। बैड न्यूज़ कन्विंसिंग लगती है लेकिन गुड आउटकम्स उन्हें ही मिलते हैं जो फ्यूचर में विश्वास रखते हैं। चैप्टर 18 की है। अगर मैं कुछ दिनों पहले की बात करूं तो सेबी ने कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर जो बहुत सारे चैनल्स बने हुए थे जो स्टॉक मार्केट में एडवाइस करने के लिए थे, उन पर बैन लगाया था। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब लोग फाइनेंस में ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या ज़्यादा जल्दी अमीर होना चाहते हैं तो वो किसी भी टू गुड टू बी ट्रू ऑप्शन पर भरोसा करने लग जाते हैं। इसी वजह से स्कैम्स, फेस एडवाइसर्स, अनरियलिस्टिक ऑफर्स ये मार्केट में फ्लोट करने लग जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा इसी चीज के ऊपर है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस चैप्टर को शुरू। चैप्टर नंबर 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। फ्रेंड्स, ये चैप्टर थोड़ा अनकंफर्टेबल है क्योंकि इसमें मॉर्गन हाउसल सीधे हमारे दिमाग के वीक पॉइंट्स पर बात करते हैं। पीपल्स आर नॉट क्रेजी, दे जस्ट बिलीव थिंग्स दैट व्हाट दे वांट टू बी ट्रू। यानी इंसान इरेशनल नहीं होता, वो बस वही मानता है जो उसकी उम्मीदों, डर, लालच, ईगो और कंफर्ट से मैच करता है। मनी डिसीजन लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा ड्राइव होते हैं। और ऐसा कब होता है कि जब इंसान एनीथिंग यानी सब कुछ मानने लग जाता है। जब तीन चीजें एक साथ मिलती है, उम्मीद, डर और अनिश्चितता। मनी वर्ल्ड में ये तीनों चीजें हमेशा प्रेजेंट रहती हैं। इसलिए अनरियलिस्टिक रिटर्न प्रोमिसेस, कंस्पिरेसी थियरीज, फेक गुरुज, मिरेकल इन्वेस्टमेंट बहुत आसानी से बिक जाती है। फ्रेंड्स, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कंफर्मेशन बायस। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली चाहता क्या है? जो मैं ऑलरेडी मानता हूं वो सही साबित हो। इसलिए हम वही न्यूज पढ़ते हैं जो हमारी बिलीफ को सपोर्ट करता है। वो उसी तरह की यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, उसी तरह के एक्सपर्ट्स को फॉलो करते हैं। यहां पर आते आते ट्रुथ इररिलेवेंट हो जाता है, लेकिन कंफर्ट रिलेवेंट होने लग जाता है। वाई क्रेजी फाइनेंशियल स्टोरीज स्प्रेड सो फास्ट। फ्रेंड्स, आपने बहुत से वायदे देखे होंगे कि ये फलां स्टॉक है, ये आने वाले समय का रिलायंस या अडानी का स्टॉक बन सकता है, या फिर क्रिप्टो आने वाले समय में जितने भी दुनिया भर के बैंक है इनको रिप्लेस कर देगी। कोई ऐसी स्कीम निकल जाएगी जिसमें पर मंथ 3% का रिटर्न की गारंटी की जाएगी। लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो ये गारंटी पॉसिबल ही नहीं है। इसमें रिस्क को छुपा दिया है। लेकिन इमोशनली अगर आप होके देखें तो आपको यहाँ उम्मीद दिखती है। फोमो,
फियर ऑफ मिसिंग आउट महसूस होने लग जाता है और जल्दी अमीर होने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाती है। फाइनली होता क्या है, लॉजिक वर्सेस इमोशन, लेकिन इसमें जीतेंगे इमोशंस। स्ट्रेस हमारे दिमाग में लॉजिकल नहीं रहता। फ्रेंड्स, स्ट्रेस इज द फ्यूल दैट मेक्स पीपल बिलीव एब्सर्ड थिंग्स। जब मार्केट गिर रही होती है, जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ रही होती है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, तो लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, सेवियर्स ढूंढते हैं, सिंपल आंसर्स चाहते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रियलिटी को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। अगर हम इतिहास में भी देखें, जब लोग एनीथिंग को मानने लगे थे, तो ऐसे कौन से मोमेंट है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ट्यूलिप मेनिया करके एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, या डॉट कॉम बबल, हाउसिंग बबल फ्रॉम 2008 सर्टेनली, वो अमेरिका वाला, या क्रिप्टो हाइप साइकिल्स, ये बार बार क्रिप्टो एकदम ऊपर भागती हैं और फिर नीचे आती हैं। हर बार लॉजिक वार्निंग देता है, लेकिन स्टोरीज ज्यादा पावरफुल निकल कर आती हैं। और जब स्टोरी अच्छा फील करा देती है, तो लोग डाटा को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आप हमेशा देखिए कि जब इस तरह की नॉनसेंस बातें होती हैं, तो समझदार लोग भी उसमें फंसते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटेलिजेंस का मतलब इम्यूनिटी नहीं है। स्मार्ट लोग अक्सर ज़्यादा अच्छे कहानी बना लेते हैं। और अगर आप भी खुद फील कीजिएगा कि अगर आपके अंदर आईक्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन बनकर निकल के आता है। क्योंकि स्मार्ट लोग खुद को कन्विंस करने के लिए अच्छे से कहानियां बुन लेते हैं। द रोल ऑफ नैरेटिव इन मनी। मॉर्गन यहाँ कहते हैं, स्टोरीज आर मोर पावरफुल देन नंबर्स। नंबर्स रियली में बोरिंग होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। वहीं स्टोरीज इमोशनल होती है, याद रखी जा सकती है, दूसरे के शेयर की जा सकती है। इसलिए स्कैमस्टर्स स्टोरीज बेचते हैं और इन्वेस्टर्स आपको नंबर दिखाते हैं। सबसे बड़ा सिंड्रोम है दिस टाइम इज डिफरेंट। हर बबल में लोग कहते हैं कि पुराने नियम अब लागू नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है, ये दौर वैसा नहीं है जैसा पहला था। लेकिन सच्चाई क्या है, इंसानी व्यवहार तो नहीं बदला ना। डर और लालच तो वहीं खड़े हुए हैं। न्यू एसेट्स विद सेम इमोशंस। व्हाई डेस्परेशन क्रिएट्स बिलीफ। फ्रेंड्स, जब पैसा कम होता है, समय कम होता है, आपके पास ऑप्शंस कम होती हैं, तो लोग चमत्कारों पर विश्वास करने लग जाते हैं। क्योंकि बिलीफ गिव्स होप इवन इफ इट इज फॉल्स। और गलत उम्मीद भी पेनफुल रियलिटी से ज्यादा भारी लगती है। गुरुज, इन्फ्लुएंसर और सर्टेनली इल्यूजन। फ्रेंड्स, लोगों को क्या पसंद है? गारंटेड रिटर्न्स, श्योर शॉट स्टॉक की एडवाइस, रिस्क फ्री इनकम। लेकिन मनी वर्ल्ड में कुछ भी सर्टेन नहीं है। जो सर्टिनिटी बेचता है, या तो वो झूठ बोल रहा है, या वो रिस्क को छुपा कर चल रहा है। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम बिलीविंग एनीथिंग ट्रैप। फ्रेंड्स, मॉर्गन यहाँ इनडायरेक्टली बहुत चीजें इस चैप्टर में एडवाइज करते हैं। अगर आपसे कोई प्रॉमिस कर रहा है कि मैं फिक्स रिटर्न ये दिला दूंगा, तो वहां से निकल लो, आप रहने दो उसको। इफ रिटर्न साउंड्स टू स्मूथ, तो उस पर क्वेश्चन तो करो कम से कम। और अगर आपको उसकी बताई हुई स्टोरी इमोशनली कंफर्टेबल लग रही है, तो थोड़ा ठहरो। और अगर सभी लोग उस पर हाँ भर रहे हैं, तो आप शक करना शुरू करो। इफ लॉजिक इज हार्ड, तो थोड़ा धीमे हो जाओ। ह्यूमिलिटी इज द एंटीडोट। फ्रेंड्स, इस पूरी बुक का अगर मैं क्रक्स कहूं, तो एक ही वर्ड निकल के आता है, ह्यूमिलिटी। द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस। आई माइट बी रॉन्ग। फ्रेंड्स, ह्यूमिलिटी आपके अंदर क्या बढ़ाता है? आपके ओवर कॉन्फिडेंस को रोकता है, इंक्रीज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड प्रिवेंट्स एक्सट्रीम बेट्स। Long term investing requires disbeliefs. You must disbelieve on daily noises, जो पैनिक हेडलाइंस आती है न्यूज़पेपर या ब्रेकिंग न्यूज़ आती है उस पर, मिरेकल स्कीम्स पर और इमोशनल नैरेटिव्स पर। तो आपको कहाँ यकीन करना है? कंपाउंडिंग पर, पेशेंस पर और कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है। फ्रेंड्स, लोग स्लो कंपाउंडिंग पर ज़्यादा यकीन नहीं करते। उन्हें यकीन किस पर है कि रातों रात उन्हें अमीर होना है। कंपाउंडिंग बोरिंग है, सीधी सी बात है। लेकिन मिरेकल्स एक्साइटिंग होते हैं, एक तरह से जुआ खेलने वाली काम हो गई। अगर मैं इस चैप्टर को कुछ समराइज करने की बात करूं, द मोर इमोशनल द एनवायरमेंट इज, द मोर पीपल बिलीव थिंग्स आर्ट ट्रू। जब पैसा, डर और उम्मीद मिल जाते हैं, तो इंसान लॉजिक छोड़कर स्टोरीज को पकड़ना शुरू कर देता है। ये चैप्टर 19 की है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर
एक तरह की पूरी समराइजेशन है पिछले 18 चैप्टर्स का, उनको कंबाइन करके एक प्ले बुक काइंड ऑफ अ थिंग यहाँ पर मॉर्गन हाउसल ने तैयार की है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। फ्रेंड्स मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में कोई नई थियोरी इंट्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि अब तक जो आपने सीखा है उसे एक साथ जोड़ो, तभी ये सारा विजडम आपके काम आएगा। इस चैप्टर का गोल क्या है? सारे चैप्टर्स को एक कोहेरेंट माइंडसेट में बदलना, पैसे को मतलब मनी को रूल से नहीं बिहेवियर से समझना, एक ऐसा फ्रेमवर्क देना जो इन्वेस्टिंग, सेविंग, कैरियर, लाइफस्टाइल और पीस ऑफ माइंड सब जगह अप्लाई हो सके। अगर मैं सही कहूँ तो इस पूरे बुक का क्रक्स यही निकल कर आता है कि पैसा मैथ्स का गेम नहीं है, बिहेवियर का गेम है। मॉर्गन फिर से यह दोबारा याद दिलाते हैं, डूइंग वेल विद मनी हैज अ लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। मतलब आईक्यू आपके डिसिप्लिन से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता, आपकी नॉलेज आपके टेम्परामेंट से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती, स्ट्रेटेजी आपके पेशेंस पर भारी नहीं पड़ सकती। अगर सबसे स्मार्ट लोग भी गलत बिहेवियर की वजह से कभी ना कभी बैंकरप्ट हो ही जाते हैं। द यूनिफाइड ट्रुथ ऑफ द बुक, पूरी बुक को अगर हम एक लाइन में समेटने की बात करें तो आई थिंक चैप्टर 1 की यही लाइन है, पीपल्स आर नॉट स्प्रेडशीट, दे आर इमोशनल, बायस्ड, फियरफुल, होपफुल ह्यूमन बींग्स। इसलिए परफेक्ट प्लान फेल हो सकता है, सिंपल प्लान जीत सकता है, बोरिंग स्ट्रेटेजी सरवाइव करती है। वाई वन साइज फिट्स ऑल एडवाइस फेल। मॉर्गन कहते हैं देयर इज नो सिंगल करेक्ट वे टू मैनेज मनी। ऐसा क्यों है? क्योंकि सबके तो गोल्स अलग है, सबका टाइम होराइजन अलग है, सबके रिस्क टॉलरेंस अलग है, सबके बैकग्राउंड अलग है, सबका ट्रॉमा अलग है। इसलिए आपके लिए जो सेफ है वो किसी और के लिए रिस्की हो सकता है, जो किसी और के लिए बोरिंग है वो आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। फ्रेंड्स अब चलते हैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑल टुगेदर की तरफ। अब मॉर्गन यहाँ प्रैक्टिकली सारे लेसन्स को एक साथ जोड़ते हैं। लक एंड रिस्क, रिस्क सक्सेस पूरी तरह स्किल्स नहीं होती, लक और रिस्क के फैक्टर शामिल है। ठीक इसी तरह से फेलियर भी पूरी तरह से बेवकूफ़ी भरे डिसीजन से नहीं आ सकता। इसीलिए हमेशा हम्बल बने रहो और अपने ईगो को कंट्रोल में रखो। नेवर इनफ। फ्रेंड्स लालच की कोई फिनिश लाइन नहीं होती, इसलिए अपना इनफ डिफाइन करके चलो, कंपैरिजन के ट्रैप से बाहर निकलो। कंपाउंडिंग, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस हमेशा बिग रिस्की मूव से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। फ्रेंड्स मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि ये किताब फाइनेंस में तो अच्छी ही है, लेकिन अगर आप इसे अपने जीवन के लिए भी पढ़ना चाहें तो बहुत शानदार किताब है। आप अपने जीवन में कोई भी छोटे छोटे काम करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, वो आगे जाकर कंपाउंड होते हैं। इसीलिए हमेशा टाइम को फ्रेंड बनाओ। इम्पेशंस मतलब अधीर मत रहो। गेटिंग एंड स्टेइंग वेल्दी। फ्रेंड्स वेल्थ बनाना एक स्किल है, लेकिन वेल्थ को बचाना एक बिहेवियर है। टेल्स यू विन, फ्यू बिग विंस आपके जीवन में बहुत कुछ डिसाइड करते हैं, इसलिए अपने फेलियर्स को टॉलरेट करो और हमेशा एक्सपोजर बनाए रखो। फ्रीडम, फ्रेंड्स पैसे का असली पर्पस क्या है? कंट्रोल ओवर टाइम, लग्जरी या हाई लाइफस्टाइल स्टेटस नहीं। इसलिए हमेशा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अवॉइड करो और अपने लिए ऑप्शनैलिटी बिल्ड करो। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, दिखने वाली सक्सेस अक्सर इल्यूजन होती है, इसलिए साइलेंट डिसिप्लिन अपनाओ। रीजनेबल इज ग्रेटर देन रैशनैलिटी, परफेक्ट लॉजिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल सस्टेनेबिलिटी। इसलिए वो स्ट्रेटेजी चुनो जो जिसके साथ आप स्टिक कर सको। रूम फॉर एरर, फ्रेंड्स सेफ्टी मार्जिन लाइफ सेवर है, इसलिए ऑप्टिमिज्म के साथ मार्जिन रखना भी ज़रूरी है। पैसिज्म एंड बिलीफ, फ्रेंड्स डर आपका बहुत ज़रूरी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपकी स्टोरीज जो सारा दिन सुनते हैं वो खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए फाइनेंस की दुनिया में हमेशा नॉइस को इग्नोर करो, डाटा और लॉन्ग टर्म को देखो। द सेंट्रल फ्रेमवर्क, फ्रेंड्स मॉर्गन यहाँ इस चैप्टर में इनडायरेक्टली 5 पिलर मनी फ्रेमवर्क बनाते हैं। सबसे पहला पिलर, सर्वाइवल फर्स्ट। यू डू नॉट नीड टू बी ब्रिलियंट,
यू जस्ट नीड टू सर्वाइव। फ्रेंड्स, अगर सचिन तेंदुलकर भी शुरू में आउट हो जाएगा तो मैच चाहे कुछ भी हो, वो आगे खेल ही नहीं पाएगा, तो मैच में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमेशा बैंकरप्सी से अवॉइड बैंकरप्सी को अवॉइड करो, अपनी लीवरेज को लिमिट में रखो, और कैश बफर आपके पास हमेशा होना चाहिए। सर्वाइवल का मतलब कंपाउंडिंग का एंट्री टिकट। पिलर नंबर 2, टाइम इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। फ्रेंड्स, मार्केट टाइमिंग नहीं करनी है आपको, आपको पेशेंस की टाइमिंग मैटर करती है। जो ज़्यादा देर तक खेल में रहता है वही जीतता है। पिलर नंबर 3, बिहेवियर इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, पैनिक सेलिंग हमेशा डिस्ट्रॉय करती है, ओवर कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन वहीं काम बिहेवियर आपको शांति से लेकिन वेल्दी बनाता चला जाएगा। पिलर नंबर 4, इंडिपेंडेंस बीट रिटर्न्स। फ्रेंड्स, फ्रीडम आपकी लग्जरी से ज़्यादा मायने रखती है, ऑप्शनैलिटी आपके स्टेटस से ज़्यादा ज़रूरी है। मनी शुड बाय कंट्रोल ओवर योर टाइम एंड चॉइसेस। पिलर नंबर 5, डिफाइन इनफ। फ्रेंड्स, इस दुनिया का सबसे डेंजरस सेंटेंस यही है कि एक बार और आपने अगर कभी इनफ डिफाइन नहीं किया तो आपका पैसा भी आपके लिए एंग्जाइटी बन जाएगा। वाई बोरिंग पीपल विन विद मनी। फ्रेंड्स, मॉर्गन यहाँ ब्लंटली इस बात को बोलते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टर्स आर ऑफन बोरिंग। उनकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी, कोई प्रिडिक्शंस नहीं होंगी, ना ही वो कभी हेडलाइंस में आएंगे। जस्ट उनके लिए सेविंग, पेशेंस, कंसिस्टेंसी मायने रखती है। फ्रेंड्स, बोरिंग का मतलब आपकी कमजोरी नहीं है, बोरिंग का मतलब अनब्रेकेबल है। पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल। फ्रेंड्स, मॉर्गन का सबसे पावरफुल और इंपॉर्टेंट मैसेज इस चैप्टर में यही है, योर मनी डिसीजंस शुड मेक सेंस टू यू इवन इफ दे डोंट इम्प्रेस एनीवन एल्स। अगर आपकी स्ट्रेटजी आपको रात को चैन से सुला देती है, पैनिक से बचा देती है और आपका डिसिप्लिन मेंटेन करके रखती है, तो वही स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी है। वाई पीस ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, हाई रिटर्न मतलब हाई एंग्जाइटी, आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं मॉडरेट रिटर्न लेकिन शांति के साथ, आप धीरे धीरे सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। पैसों का फाइनल पर्पस क्या है? आपके जीवन से स्ट्रेस को कम करना, आपके लिए ऑप्शंस बढ़ाना और लाइफ को सिंपल बनाना। फ्रेंड्स, वंस अगेन अगर मैं इस चैप्टर को वन लाइन समरी या वन पैराग्राफ समराइज करने की कोशिश करूं, द गोल ऑफ मनी इज टू नॉट मैक्सिमाइज रिटर्न, इट इज टू मिनिमाइज रिग्रेट। फ्रेंड्स, मॉर्गन यहाँ स्मार्ट बनने के लिए जीनियस होने को जरूरी नहीं बताते। जीनियस होने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए आपको डिसिप्लिन्ड रहना पड़ता है। लक और रिस्क दोनों पावरफुल है, इसलिए आपको हम्बल रहना जरूरी है। कंपाउंडिंग धीमी जरूर है लेकिन अनस्टॉपेबल है। फ्रीडम मनी का असली रिवॉर्ड है। फ्रेंड्स, हमेशा डर थोड़ा लाउड होता है, लेकिन वहीं प्रोग्रेस आपको साइलेंटली आगे ले जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप इनफ डिफाइन कर लो तो आपके लिए बिल्कुल सही है, नहीं तो पैसा कभी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 19। हम लगभग इस बुक के एंड में आ चुके हैं, सिर्फ एक चैप्टर और बचा हुआ है या एक वीडियो और बची हुई है। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी मेरी ये छोटी सी कोशिश समराइजेशन की ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।